हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एक बार आपके कमेंट्स दिखने लग जाए मुझे, उसके बाद हम वापस से शुरू करते हैं। आ जाओ सब लोग जल्दी से। चाय वाय पी ली होगी आप लोगों ने बढ़िया तरीके से, चाय वगैरह पी ली है, खाना वाना बना दिया होगा, सब काम कर लिए हैं आप लोगों ने। बहुत ही फास्ट, आधे घंटे में कौन सा खाना बना देते हो ये बताओ मुझे। आधे घंटे में खाना बन जाता है। वेलकम बैक तनवीर अहमद शाह, वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, निर्मला मुदगल। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ओके। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी फटाफट आ जाओ। मैसेज कर दो ग्रुप में, क्लास वापस शुरू हो गई है एग्जैक्ट 8 बजे। क्लास को वापस, टाइमिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कब कब शुरू हो रही है। जो टाइम मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट उसी टाइम पर आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। पूरे सेशन में, पूरे सॉइल मैकेनिक्स में आप यही चीज़ देखोगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा बन जाती है, बट बहुत बढ़िया। प्रियांश सैनी कह रहे हैं वेलकम बैक से, बिल्कुल। ठीक है, अब सॉइल मैकेनिक्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उस हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, वेलकम बैक। वेलकम पंकज कुमार, नीतीश राणा, सब लोग आ जाओ जल्दी से। सब लोग आ जाओ जल्दी से। और क्लासेस को आपको देखो बैकलॉग नहीं रखना है, क्लासेस को आपको लाइव ही लेना है, ताकि आपके पास किसी तरह का बैकलॉग ना रहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। वेलकम बैक सर जी, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। चलो बढ़िया है। मलय मंडल, मज़ा आ गया, मज़ा आया अभी तक तो। 1 डेढ़ घंटे का जो क्लास हुआ, मज़ा। 1.5 घंटा एक्चुअली पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा कब निकला मुझे पता नहीं चला, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे के अंदर तो बहुत कम समय होता है। 1 डेढ़ घंटे में ज़्यादा आइडिया लग नहीं पाता है चीज़ों का। ठीक है, हम क्लासेस को कल से क्या करेंगे, कोशिश मैं करूँगा, बात करूँगा, आप तक बात पहुँचा दी जाएगी नोटिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है ना, कि जो ब्रेक है, ब्रेक का थोड़ा सीन हम बंद करेंगे इसको। ठीक है, तो बाकी बैच में ब्रेक नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है, तो देख लेंगे बाकी में। अब पहली क्लास है तो इसलिए आज सोचा है जो टाइम शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद में एक बार बात करते हैं कि इस ब्रेक को जो है, इस ब्रेक को हम अवॉइड करते हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है, एक्चुअल में कंटेंट जो है कंप्लीट अगर आपके पास पहुंचना है, आपको सीरियसली डेडिकेटेडली 3 साढ़े 3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, बैकलॉग रह जाता है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में, बिल्कुल सही है। बैकलॉग रह जाता है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए वो 1 डेढ़ घंटे की क्लास में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और 3 घंटे भी निकलेंगे पता ही चलेगा, देखो मज़े से। ठीक है, अब देखो लास्ट में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट में हम पढ़ रहे थे फिजिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स जो है, जो मैंने आपको बताया था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड बाय फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन। दो तरह से हमने इसको देखा था। ठीक है, बाय फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो दो, एक हमने देखा था अभी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिजिकल वेदरिंग, जो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर फिजिकल वेदरिंग ये आपके पास हो सकती है। साथ ही साथ केमिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल वेदरिंग ये भी आप बोल सकते हो, दोनों इस तरह से। अब एक एक करके देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल के अंदर कि दोनों का मतलब क्या है। दोनों का मतलब क्या, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, बिल्कुल, ताकि कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ना हो। ठीक है ना, हाँ सही है। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, ज़्यादा एडिशनल क्लासेस, मतलब दिन भर ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही फ्लो में पढ़ो, मज़ा आता है फ्लो में पढ़ने में। ये करते हैं, इस चीज़ को बात करता हूँ मैं। देखो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिसइंटीग्रेशन, ये सारी बातें अभी तक हुई हैं। मुझे लगता है अभी तक बात कर लें, किसी ना किसी फैकल्टी को बोल देना चाहिए था इस बारे में कि सर 1 डेढ़ घंटे में तो फ्लो ही नहीं बन रहा है, मज़ा नहीं आता है ऐसे तो। ठीक है, अब देखो फिजिकल डिसइंट, कोई बात नहीं, अब सब सही कर देंगे इसको, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले बात करो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की, तो ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान, अब सारे कमेंट सेक्शन की तरफ नहीं देख रहा हूं, पूरा ध्यान अपना क्लास की तरफ लगाओ
और सुनो फिजिकल पूरी कहानी को समझो, पूरी कहानी को सुनो, पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, पूरा फोकस लगा के, और वापस से फ्लो बनाने की कोशिश करो, बैठ के फ्लो बनाओ, ध्यान से सुनना। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर केमिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, किस किस तरह से होता है, पूरी कहानी को सुनेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के लिखेंगे उसको, ठीक है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि डिसइंटीग्रेशन मतलब किसी भी रॉक को तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब रॉक को तोड़ना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक अगर आपके पास फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, अगर फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, मतलब उसके अंदर अगर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन, किसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। दैट इज नोन एज योर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक। मतलब अगर कोई फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं रॉक के ऊपर, उसकी वजह से रॉक टूट रही है, तब उसको बोलते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। और ये जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, ये आपके पास अलग अलग तरीके से हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो पहला कारण इसका होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ द वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। और एक आपके पास होता है because of the spreading of roots of plants, spreading of roots of plants, ये आपके पास हो जाएगा। और लास्ट में एक आपके पास हो जाएगा टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स की वजह से, और उसके बाद आपके पास जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ये आइस के एक्शन की वजह से भी, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स का मतलब हो गया है। अब ध्यान से देखो, समझो इस चीज को कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से सर किस तरह से इसके अंदर हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से होता क्या है, आपने ये सॉइल मैकेनिक्स के अंदर या आपने सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी है सोम के अंदर? सोम के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा है, एक कॉफिशिएंट को पढ़ा था। वो कॉफिशिएंट होता है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा के बारे में पढ़ा होगा, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये बताता है कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हो, अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हो, तब आपके पास 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने पर कितना आपके पास चेंज देखने को मिलता है, किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना वेरिएशन देखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको यह दर्शाता है कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज हो रहा है। अगर किसी का कोई मटेरियल ऐसा है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है, या दूसरे मटेरियल का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल इसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है A1 फॉर एग्जांपल, दूसरा मटेरियल इसका कॉफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है A2। अब A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करोगे तो इस A1 मटेरियल में जिसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन A1 था, इसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू A2। ये मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। तो जब मैं सॉइल की बात करता हूं, तो सॉइल के अंदर भी आपके पास अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है, अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है। तो जब टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास सॉइल के अंदर देखोगे तो सॉइल के अंदर पार्टिकल अलग अलग तरीके से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर पार्टिकल अलग अलग तरीके से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड का मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, श्रिंक होंगे अगर अलग अलग तरीके से, तब वहां पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो सॉइल के अंदर या रॉक्स के अंदर माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। माइक्रो क्रैक का मतलब है पतले पतले छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, और वो क्रैक्स बना देते हैं एक फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन का मतलब जिस प्लेन के अबाउट फेलियर होगा उसको बोलते हैं फेलियर प्लेन। तो वहां बना देंगे आपके पास फेलियर प्लेन, और उस फेलियर प्लेन से फाइनली आपके पास क्या होगा, वो पूरा रॉक जो है वो टूट जाएगा। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इस तरह से आपके पास फिजिकल वेदरिंग या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। बिकॉज जितने भी रॉक मिनरल्स आपके पास प्रेजेंट हैं, उन रॉक मिनरल्स के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से आपका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। इसकी वजह से कोई पार्टिकल ज्यादा बन रहा है, कोई पार्टिकल ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, कोई पार्टिकल कम एक्सपैंड हो जाता है। इस वजह से आपको एक फेलियर प्लेन या माइक्रो क्रैक्स देखने को मिलते हैं। उसी को हम बोलते, उसी वजह से आपके पास एक फेलियर जनरेट होता है, और
उसको हम बोलते हैं केमिकल, उसको बोलते हैं बेसिकली, दिस इज बेसिकली द टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो फिजिकल एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपके पास बिकॉज ऑफ, इसको यहां लिख सकते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ different coefficient of thermal expansion, different coefficient of थर्मल एक्सपेंशन, अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आपके पास टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। उस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपके अलग अलग तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और उसकी वजह से फेलियर प्लेन जनरेट हो रहा है और वहीं से डिसइंटीग्रेशन रॉक का हो गया। तो पहली चीज तो सर समझ में आ रही है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस किस तरीके से आपके पास हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड देखो, सेकंड आपके पास होता है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। सर वेजिंग एक्शन ऑफ आइस का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिंग एक्शन ऑफ आइस? मैंने बताया था आपको कि 1776 के अंदर, 1776 के अंदर कूलम ने वेज एक्शन की थ्योरी आपको दी थी, जो अर्थ प्रेशर थ्योरी या फिर वेज एक्शन की जो थ्योरी दी थी कि जो सॉइल फेल होता है वो आपके पास ड्यू टू द वेज एक्शन फेल होता है, एक वेज की तरफ फेल होता है। इसका मतलब क्या होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वेज एक्शन ऑफ आइस की, कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रॉक है, इफ देयर इज सर्टेन रॉक दैट यू हैव, और उस रॉक के अंदर अगर आप बात करोगे कि कुछ माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो चुके हैं, अब उन माइक्रो क्रैक्स के अंदर होता क्या है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीमेंट, टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम टेम्परेचर है कि वहां पर फॉर्म हो गया उन क्रैक्स के बीच में आइस या बर्फ वहां पे फॉर्म हो गई है। अब उस आइस का वॉल्यूम जब ऐसे इंक्रीज करता रहेगा तो उन क्रैक्स को फर्दर क्या करेगा, उन क्रैक्स को फर्दर वाइडन अप करेगा, उन क्रैक्स को फर्दर वाइडन अप करेगा और फर्दर वाइडन अप करने के बाद उस क्रैक्स को बड़ा कर देगा, बड़ा करके वहां से डिसइंटीग्रेशन होगा। दिस इज नोन एज द वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, इसी को बोला जाता है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। तो आइस का जो वेजिंग एक्शन है उसको ये बोला जाता है कि सॉइल के अंदर माइक्रो क्रैक्स हैं, माइक्रो क्रैक्स के अंदर आइस भरी है, आइस के आपके आइस का वॉल्यूम है, बिकॉज धीरे धीरे वॉल्यूम करके क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होगा। वो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तब आप देखोगे वो क्रैक्स भी बड़ा हो रहा है, क्रैक्स बड़ा हो रहा है, इसका मतलब वो रॉक आपके पास टूट जाएगा। अब जब रॉक टूट जाएगा तब आप देखोगे कि वहां पर पूरा क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्सेज, जो उसके अंदर फिजिकल फोर्सेज आपके पास थे उसकी वजह से ये आपके पास रॉक जो है कंप्लीटली टूट रहा है। तीसरा आपके पास है स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, तीसरा आपके पास है स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब यह है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि जब पहाड़ होते हैं, इस पहाड़ के अंदर मान लो कोई पत्थर होते हैं, उस पत्थर के अंदर से रूट निकल जाती है, जड़ निकल जाती है, किसकी, प्लांट की। तो अंदर से जड़ निकल जाती है प्लांट की, तो प्लांट की जड़ जो होती है वो माइक्रो क्रैक्स के थ्रू डेवलप होते होते उसके पूरा अंदर से बाहर निकल जाती है। तो जड़ आपने देखा होगा कभी कभी आपके घरों के अंदर भी आ जाता है कि मान लो कोई बड़ा सा पेड़ है जिसकी जड़ बहुत डीप है, तो वो जड़ जो होती है वो नीचे सॉइल के अंदर थ्रू पास करते करते इन सर्च ऑफ वाटर उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। लेंथ जैसे बढ़ती चली जाती है तो वो आगे अगर आपके पार्टिकल हो, सॉलिड हो, रॉक हो, कुछ भी हो, जो जड़ है, रूट है, वो उससे पास कर जाएगी। तो स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स और प्लांट्स की वजह से भी आपके पास क्या हो सकता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल है। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आपके पास हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्रेशन। एब्रेशन की वजह से भी जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसको भी आप देख सकते हो। एब्रेशन का मतलब एक तरह का सरफेस फिनोमिना होता है जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो ऊपरी सरफेस होती है वो उखड़ के बाहर आ जाती है। इसी को बोलते हैं जब दो पार्टिकल के आपस के बीच फ्रिक्शन होता है इस तरीके से, और वो फ्रिक्शन कहलाता है आपके पास एब्रेशन, दैट इज नोन एज योर एब्रेशन। तो बेसिकली चार तरह की चीजें हो गई आपके पास। पहली चीज टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, दूसरी चीज वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से, थर्ड चीज आपके पास हो जाएगी स्प्रेडिंग ऑफ रॉक, रूट्स और प्लांट्स, और फोर्थ आपके पास हो जाएगा एब्रेशन। ये चार तरीके होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिजिकल वेदरिंग आपको रॉक की देखने को मिलती है। मतलब रॉक टूटता है इन चार कारणों की वजह से। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि फिजिकल वेदरिंग की वजह से इसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हुआ नहीं, अगर केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर चेंज नहीं हुआ तो जो मिनरल का कंपोजिशन ओरिजिनल रॉक के अंदर था, उस ओरिजिनल रॉक को मैं बोलता हूं पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक में, ठीक है, जो पेरेंट रॉक में, सर वेजिंग एक्शन को आप बता दीजिए, अभी रुको समझ में आएगा गौतम, ठीक है, जो पेरेंट रॉक आपके पास होता है उस पेरेंट रॉक का जो मिनरल कंपोजिशन होगा, क्या वो कंपोजिशन एकदम सेम रहने वाला है क्या? बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि केमिकली हमने किसी तरह इसको चेंज नहीं किया है, हमने केमिकली किसी तरह को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो यहां आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख सकते हैं, ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, इस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से, इस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से सबसे पहला हो जाएगा
कि ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो ध्यान से इसको देखते चले जाना, और बाकी सारे डाउट्स जो हैं मैं अभी देखूंगा थोड़ी देर बाद में, तो पहले समझो उसके बाद डाउट्स देखेंगे, ठीक है। ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, मिनरोलॉजिकल, मिनरोलॉजिकल का मतलब मिनरल के अंदर, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन of the parent rock, mineralogical composition of the soil is same as the parent rock, उसके parent rock के जैसा ही आपके पास मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में जो है वो आपके पास रहता है। तो मिनरल कंपोजिशन आपके पास सेम रहेगा बिकॉज कोई केमिकल आपने चेंजेस किए नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखोगे एक पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है कि दिस इज ड्यू टू दिस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, इस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से, ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन द सॉइल्स फॉर्म्ड आर, जो सॉइल फॉर्म हो रही है, द सॉइल्स फॉर्म्ड आर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो जनरली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आपके पास फॉर्म होती है, और ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। Generally soils formed are coarse grained soils, soils formed are कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मतलब जो सॉइल यहां पर ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन फॉर्म हो रही है वो सॉइल आपके पास होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जनरली यहां पर फॉर्म होती है। सर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के अंदर बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि क्या मतलब है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का और क्या मतलब है फाइन ग्रेन्ड सॉइल का, ठीक है। तो लेकिन यहां पर ये चीज समझो कि ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, पहली बात तो ये हो जाएगी कि आपका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, मिनरल में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरी बात आपके पास फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से आपके पास जो सॉइल फॉर्म होगी वो सॉइल आपके पास होगी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉर्म होगी। तीसरी बात आप इसमें ये चीज आप नोट कर सकते हो कि जो सॉइल फॉर्म हो रही है इसके अंदर, उसके अंदर जो पार्टिकल साइजेस हैं वो पार्टिकल साइजेस आपकी जिस तरह से फॉर्म हो रही हैं वो पार्टिकल साइजेस किस तरह से फॉर्म होंगी कि पहले छोटे छोटे साइज के पार्टिकल, मतलब टॉप लेयर जो आपके पास सॉइल जो फॉर्म हुई है वहां पर टॉप लेयर आपके पास छोटे पार्टिकल्स की होंगी, बॉटम लेयर आपके पास बड़े पार्टिकल्स की होंगी। सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में भी आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है ये चीज, क्योंकि जब फोर्सेज आपके पास फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के लगेंगे तो जो पार्टिकल टूटेंगे तो सीधी सी बात है जो बॉटम में नीचे आपके पास बचेगा वो बड़े साइज के पार्टिकल बचेंगे और ऊपर आपके पास छोटे साइज के पार्टिकल बचेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल जमा होते जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल वेदरिंग जो टॉप पे रहेगा उसकी फिर से फिजिकल वेदरिंग तो होगी ही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फाइनर पार्टिकल विल बी एट द टॉप एंड जो कोर्सर पार्टिकल हैं, जो थोड़े से कोर्सल पार्टिकल हैं वो आपके पास नीचे रहेगा, ठीक है, वो आपके पास इसमें नीचे रहेगा। तो यहां आपके पास ये चीज रहेगी, तो ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन सॉइल फॉर्म विल बी दिस। तो पार्टिकल्स, तो यहां पर आप देखोगे तो पार्टिकल साइजेस आर स्मॉल एट द टॉप, आर स्मॉल एट द टॉप ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन के टॉप पर, एट द टॉप ऑफ डिपोजिशन एंड लार्ज at the bottom of deposition, and large at the bottom of deposition। तो डिपोजिशन के नीचे जो देखोगे तो वहां पर आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है। प्रियांश सैनी बोल रहे हैं सर फिजिकल में विंड एक्शन भी इंक्लूड होगा क्या? अरे बहुत सारे एक्शंस होंगे, बात करेंगे उसके बारे में। पहले समझो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होगा। एयर होता है आपके पास, वाटर होता है, क्या क्या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है सॉइल का, रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, एल्यूवियल क्या होती है, एओलिन क्या होती है, मार्ल क्या होता है, मरीन क्या होता है, इन सब के बारे में तो बातचीत करेंगे। सॉइल शुरू हुआ है, डॉट से डॉट कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो बेटा, अदरवाइज सॉइल समझ मतलब डिटेल में याद नहीं होगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन डॉट बाय डॉट कनेक्ट करते चलो पूरे को। अभी तक हम क्या समझ रहे, रॉक टूटेगा कैसे? सर रॉक दो तरह से टूटता है, एक फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से। तो फिजिकल तरीके से, अब फिजिकल तरीके से किस किस तरीके से टूटेगा? 4 तरीके हैं, टेम्परेचर चेंज की वजह से, वेजिंग एक्शन की वजह से, रूट्स अगर बढ़ गए तो उसकी वजह से, और चौथा आपके पास किसकी वजह से? चौथा आपके पास एब्रेशन की वजह से। ये 4 तरीके होते हैं जिसकी वजह से टूटता है।
अब एब्रेशन किस किस तरीके से होता है उसके बारे में आप बातचीत करें प्रियांश, उसके बारे में आप बातचीत करें, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ। तो ये हो गया फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। अब आगे बात करते हैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन किस तरह से होता है। ठीक है, केमिकल, ध्यान से समझना है इसको। अगर आगे बढ़ते हैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से, केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो रॉक को तोड़ना है सर, रॉक को तोड़ देंगे दो तरीके से, एक तो फिजिकल तरीके तोड़ेंगे, एक केमिकल तरीके तोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब हम रासायनिक प्रक्रियाएं करेंगे कुछ इसमें से, जिसके, और रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी किसके साथ, रॉक मिनरल के साथ ही तो होंगी। तो अंदर जो रॉक के अंदर जो पत्थर है उसके अंदर मिनरल्स आपके पास प्रेजेंट हैं, वो मिनरल जब किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे उसकी वजह से रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, रॉक टूट जाएंगी। तो सर कौन कौन से आपके पास रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो होंगी जिसकी वजह से रॉक टूट जाती है। देखो कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहीं पर लगा देना अपना, जो किस किस तरीके से होती है। एक आपके पास होगा, एक आपके पास होगा बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस, एक आपके पास होगा हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, एक आपके पास होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से। एक आपके पास होगा बिकॉज ऑफ द कार्बोनेशन प्रोसेस, कार्बोनेशन प्रोसेस की वजह से। वन विल बी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की वजह से। और एक आपके पास होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रोसेस की वजह से। ये 5 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से केमिकल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं, ये 5 रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से आपको ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक देखने को मिलता है। सर ये है क्या इंडिविजुअली, हमने सर बीएमसी पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से, हमें पता है हाइड्रेशन का मतलब क्या है। देवेश पाठक सर ने आपको बीएमसी पढ़ाया, आपको बताया होगा उन्होंने कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है। हाइड्रेशन का सीमेंट जब पढ़ाया होगा तो बताया होगा सीमेंट की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो हाइड्रेशन की वजह से तो आती है, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो किसी भी, वहां तो सीमेंट की बात कर रहे थे, तो यहां पर हम सॉइल की बात करेंगे क्योंकि सॉइल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सॉइल जब आपके पास पानी के साथ रिएक्ट करे तब वो जो रिएक्शन होती है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रॉक मिनरल्स हैं, वो जो रॉक के अंदर प्रेजेंट आपके पास रॉक मिनरल्स हैं, वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो केमिकल कंपोजिशंस बनाएंगे अलग अलग, वो रिएक्शन आपके पास होती है। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन रिएक्शन। और ये हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से, बिकॉज वहां पर आपके पास होगा क्या, वाटर का जो कंटेंट है, वाटर जो नए नए एलिमेंट्स आपके पास बनाएगा उनका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और वहां से माइक्रो क्रैक्स फॉर्म होंगे और आपका रॉक जो है वो टूट जाएगा। हो सकता है कि जो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, वो नए प्रोडक्ट्स की जो कैपेसिटी है, वो नए प्रोडक्ट्स की जो आपके पास स्ट्रेंथ है, वो ओरिजिनल रॉक से कंपैरिजन में थोड़ी कम हो। तो अब जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं और अंदर प्रोडक्ट आपका वीक हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब रॉक बिखर जाएगी, रॉक टूट जाएगी। सो द रिएक्शन ऑफ वाटर विद द रॉक मिनरल्स, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो, दिस इज नथिंग बट योर रिएक्शन ऑफ वाटर, reaction of H2O, reaction of water with the rock mineral, reaction of water with the rock minerals। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद द रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल के साथ पानी का रिएक्शन होगा, उसकी वजह से मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले के जो रिएजेंट्स थे वो तो अलग थे, प्रोडक्ट बना जो अलग बना, क्योंकि आपके पानी से रिएक्ट हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस रिएक्शंस होंगी, वो रिएक्शंस की वजह से। अच्छा, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की वजह से कुछ ना कुछ मॉइस्चर वहां पे आपके पास होता है, वो मॉइस्चर भी रिएक्ट साथ साथ करता है। रेन की वजह से पानी आएगा तो वो भी रिएक्ट करेगा। अब रेन जब होगी तो हो सकता है अलग अलग तरीके से रेन हो सकता है अलग अलग तरह की बारिश हो, जैसे एसिड रेन्स कभी कभी होती हैं, तो उसका मिनरलॉजिकल कंपोजिशन अलग है एसिड रेन का। फॉर एग्जांपल किसी आसपास का जो रीजनल एनवायरनमेंट है, वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, तो वहां पे जो मिनरल लेके आ रही है बारिश, वो अलग तरीके से लेके आ सकती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के मिनरल्स आपके पास आते हैं, पानी के थ्रू बह के आ जाएंगे, या फिर पानी जो हवा के अंदर पानी प्रेजेंट है उससे भी रिएक्ट कर जाता है आपका रॉक मिनरल, और वो रॉक मिनरल जब रिएक्ट करेगा तो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन को चेंज करेगा, और वहां से आपके पास देखने को मिलेगा क्या, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। तो हाइड्रेशन का प्रोसेस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, हाइड्रेशन का प्रोसेस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा यहां तक तो। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड आपके पास होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द रॉक मिनरल्स, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द रॉक मिनरल्स। तो रॉक मिनरल्स के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन आपके पास क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में 9th-10th क्लास में साइंस की मैडम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है रिएक्शन, जो रॉक मिनरल आपके पास आता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, तो वहां से आपका जो मटेरियल है हो सकता है ऑक्सीडाइज हो जाए, वो मटेरियल आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, एक नया मटेरियल बनेगा। उस नए मटेरियल की जो स्ट्रेंथ आपके पास देखने को मिलेगी वो कंपैरेटिवली वीक हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, उसकी वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। उस जो नया प्रोडक्ट आपके पास बना है, जो नया मिनरल बना है, हो सकता है कि उसका टेम्परेचर ऑफ जो थर्मल कॉफिशिएंट है वो अलग हो, तो प्रॉपर्टीज को बदल रहा है वाइल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और ये हमें पता है कि रिएक्शन जब आपके पास किसी भी तरह से होता है, मिनरलॉजिकल रिएक्शन जब होता है, उसकी वजह से आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जब प्रॉपर्टी ही बदल गई तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा, और जब बिहेवियर बदल जाएगा तब आपके पास कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ हलचल होगी, और उस हलचल की वजह से ही वो माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं रॉक के अंदर, और माइक्रो क्रैक से बढ़ते बढ़ते कब वो बड़े बड़े क्रैक बन गए और कब रॉक टूट गया इसका पता भी नहीं चलता। सो दिस इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक का टूटना बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन बाय द रॉक मिनरल। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कार्बोनेशन, सर कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन का मतलब होता है कि हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी भी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्ट करती है आपके पास रॉक मिनरल्स के साथ में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ, दिस इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द रॉक मिनरल्स, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द रॉक मिनरल्स फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड आपके पास फॉर्म होता है, अगर CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनिक एसिड निकलता है। वो कार्बोनिक एसिड जब निकलेगा और वो जब रॉक मिनरल्स के साथ साथ रिएक्ट और करेगा, उससे आपके पास होगा क्या, उससे अभी आपके पास जो सॉइल की जो अंदर की रॉक जो है वो अंदर से आपके पास वीक रहने वाला है। वो रॉक अंदर से जब वीक रहेगा तो फाइनली डिसइंटीग्रेट होकर टूट के चला जाएगा। क्लियर है, ये टूट के चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है दिस कार्बोनेशन का प्रोसेस, दैट इज रिएक्शन ऑफ CO2 विद द रॉक मिनरल्स एंड फॉर्मिंग अ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? बचपन के अंदर पढ़ा है साइंस के अंदर हमने सर कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जब आपके पास पानी का मॉलिक्यूल दैट इज H2O, पानी का मॉलिक्यूल जब डिसोशिएट होता है। सर डिसोशिएट का मतलब क्या है? डिसोशिएट का मतलब है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। डिसोशिएशन का मतलब अलग अलग हो जाना। तो जब H2O पानी का पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है दो आयंस के अंदर, दैट इज H+ एंड OH- के अंदर, और वो H+ और OH- जो आयंस हैं वो सॉइल पार्टिकल के अंदर, क्या रॉक मिनरल्स के अंदर दूसरे जो कैटायंस होंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो आपके पास अलग कैटायंस होते हैं, अगर वो कैटायन इस H+ कैटायन को अगर रिप्लेस करेंगे। सर कैटायन क्या होता है? कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, ये होता है कैटायन और एनायन। तो जब आपके पास H2O जो है ये H2O डिसोशिएट करेगा किसके अंदर? H+ और OH- में। तो दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन। ठीक है, H+ कैटायन और OH- एनायन है आपके पास। तो जब रॉक मिनरल्स के अंदर अलग अलग जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, अलग अलग मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होते हैं। अगर वो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम इस पर्टिकुलर के अंदर जो H+ बने हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं, तब आपके पास नए नए कंपाउंड्स बनेंगे। उस नए नए कंपाउंड्स की वजह से फिर से डिसइंटीग्रेशन रॉक का देखने को मिलेगा। उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके पास कैटायनिक एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि कैटायन आप पानी के थ्रू फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होती है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली हो गया when water dissociates, when water dissociates into H+ and OH-, H+ और OH- में डिसोशिएट हो गया, एंड
कैटायनिक एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड, और कैटायनिक एक्सचेंज एंड कैटायनिक एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को तब हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब ये सर कैटायनिक एक्सचेंज जो है ये किस किस की वजह से हो सकता है? हो सकता है कैल्शियम +2 प्रेजेंट हो, वो आके इसको रिप्लेस कर दे। हो सकता है सोडियम प्रेजेंट हो, वो रिप्लेस कर दे। हो सकता है पोटेशियम प्रेजेंट हो, वो रिप्लेस कर दे। तो ये कैटायन आके इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्योंकि कैटायनिक एक्सचेंज आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैटायनिक एक्सचेंज सीरीज किस तरह से होती है, ये कैटायनिक एक्सचेंज का फिनोमेना सॉइल के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप डबल डिफ्यूज लेयर वगैरह को पढ़ते हो, तो वहां पर हम सब चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। पर यहां पर छोटी सी बात समझो, क्योंकि हमें रॉक को तोड़ना है, रॉक दो तरह से टूट जाएगी, फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से। केमिकल तरीके तोड़ोगे तो उसमें H+ और OH- चेंज हुआ, H+ चेंज हुआ, दूसरे कैटायन बीच में आ गए, कैटायन बीच में आ गए, मिनरल को ही बदल दिया, मिनरल बदल गया, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा रॉक्स का, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है जब आपके पास कोई भी रॉक प्रेजेंट है, रॉक के अंदर कुछ आपके पास मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वो मिनरल जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं, वो मिनरल जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं और पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जब मिनरल रॉक मिनरल डिसॉल्व हो जाएंगे तब आपके पास वापस से क्या होगा? वापस से रॉक की प्रॉपर्टियां चेंज हो जाएंगी। बिकॉज हो सकता है कि कोई रॉक है जिसमें सोडियम प्रेजेंट हो, अब वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैल्शियम प्रेजेंट, कैल्शियम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैल्शियम प्रेजेंट है, वो आपके पास डिसॉल्व हो गया है किसी के अंदर, तो डिसॉल्व अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हो गया है, इसका मतलब वहां से क्या हो चला गया है, तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन फिर से चेंज हो गई है। इसका मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि व्हेन व्हेन द रॉक मिनरल्स, जो रॉक मिनरल्स आपके पास प्रेजेंट हैं, व्हेन द रॉक मिनरल्स present in the soil, when the rock minerals present in the soil are are soluble or dissolved, are soluble or dissolved in the water और कोई दूसरा सॉल्यूशन के अंदर, इन द वाटर और सॉल्यूशंस, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉल्यूशन का प्रोसेस। तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन इन 5 तरीकों से होती है। इन 5 तरीकों से आपको केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बातें? 5 तरीके से आपको केमिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक देखने को मिलता है। चलो ठीक है सर, यहां तक बात ठीक है। अब यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि अब हमारे पास एक पॉइंट यहां पर अगर मुझे नोट में लिखना है केमिकल डिसइंटीग्रेशन के लिए भी, तो मैं नोट में किस तरह से लिख सकता हूं कि हमें एक चीज पता है। क्या पता है सर? कि अगर केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो जो पेरेंट रॉक है आपके पास, उस पेरेंट रॉक का मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, अब जो पेरेंट रॉक से जो नई रॉक बनी है, नया सॉइल बना है, अब उस सॉइल का मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मिनरल आपके पास चेंज हो गया है। फिफ्थ, एक बार से फिफ्थ का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आपके पास होता है, अभिषेक जायसवाल, सॉल्यूशन का मतलब आपके पास ये होता है कि जब रॉक में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, वो पानी से रिएक्ट नहीं कर रहे, वो डिसॉल्व ही हो गए पानी के अंदर, तो मिनरल वहां पे उसको प्रोसेस को बोलते हैं, तब वहां पे आपके पास मिनरल कंपोजिशन चेंज होंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 तरह के प्रोसेस आपके पास होते हैं। तो इन 5 तरह के प्रोसेस के बाद क्या देखोगे आप? 5 तरह के प्रोसेस के बाद देखोगे सर केमिकल डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ड्यू टू, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एक स्टेटमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, कि ड्यू टू द केमिकल डिसइंटीग्रेशन, ड्यू टू, साथ साथ लिखते जाओ, ड्यू टू द केमिकल डिसइंटीग्रेशन of rocks, mineralogical composition
of the soil formed is found to be different from the parent rock. तो पेरेंट रॉक से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा. पेरेंट रॉक से क्या हो जाएगा, ये पेरेंट रॉक से अलग डिफरेंट हो जाएगा. अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि केमिकल डिकम्पोजिशन बहुत ही इंट्रिंसिक होता है. इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी होता है, बहुत ही इंटरनल कंपोजिशन है कि मिनरल, आपने क्रिस्टल को ही चेंज कर दिया, आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, मिनरल ही चेंज कर दिया. जिस मिनरल से बन के वो मिनरल पूरा सॉइल बना था, वो मिनरल ही चेंज हो गए, मतलब आपका अंदर का ढांचा ही पूरा चेंज हो गया. इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है, वो सॉइल फॉर्म होगी आपके पास किस तरह की, फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब बारीक सॉइल फॉर्म होती है वहां से. ठीक है, तो यहां पर देखो, ड्यू टू दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से देखोगे तो ड्यू टू दिस प्रोसेस फाइन ग्रेन सॉइल्स या फिर आप कह सकते हो और क्ले मिनरल्स या क्ले पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्ले पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. मतलब क्ले पार्टिकल्स का मतलब क्या है, क्ले का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आगे चल के पढ़ेंगे हम कि फाइन ग्रेन सॉइल्स क्या होती हैं या फिर क्ले के पार्टिकल्स क्या होते हैं. क्ले जो होता है उसकी साइज लगभग आपके पास 2 माइक्रोन से छोटे वाले पार्टिकल्स को हम क्ले पार्टिकल्स बोलते हैं. तो क्ले, सिल्ट, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, ये सारी चीजों हम पढ़ेंगे. फाइन ग्रेन मैंने इसलिए बोला है ताकि क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे और लगभग साइज होगी क्ले पार्टिकल्स के बराबर. इसका मतलब है कि यहां पर आप एक पॉइंट में यहीं पर लिख दोगे कि क्ले पार्टिकल्स हैव साइज, तो यहां पर यही साथ साथ लिख दोगे कि क्ले पार्टिकल्स हैव साइजेस लेस देन 2 माइक्रोन. अच्छा, 2 माइक्रोन का मतलब सर, 2 माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 2 माइक्रोन का मतलब हो गया 0.002 mm. अब mm तो पता ही है, तो 0.002 mm, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 mm, इतनी साइज, इस साइज के छोटे वाले पार्टिकल्स को क्ले पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो जनरली केमिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से इस तरह के पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं कि मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है वो कंप्लीटली आपके पास चेंज हो गई है. इस तरह के पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं यहां पर, अगर मैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करता हूं तो, मतलब लेस देन 2 माइक्रोन आपको पार्टिकल देखने को मिलते हैं. यहां तक की बातें क्लियर, जल्दी बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? प्रियांश कह रहे हैं सर ऑल क्लियर. यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है. तो यहां पर क्या होगा, आपके पास एक तो केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, केमिकल डिकम्पोजिशन बिल्कुल सही है. आपके मैसेज थोड़े मुझे लगता है लेट आ रहे हैं, या लिख रहे होंगे आप लोग, जो भी है, चलो ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ कि आपके पास जो सॉइल्स फॉर्म हुई है वो फाइन ग्रेन सॉइल्स फॉर्म हुई है, पहली बात तो ये होगी, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, और दूसरी बात आपके पास ये हो गई, दूसरी बात ये होगी जो साइज फॉर्म हुई वो लेस देन 2 माइक्रोन फॉर्म हुई. इसके अलावा देखो, ये जो क्ले मिनरल्स फॉर्म हुए या क्ले पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं, तो these clay particles will induce plasticity to the soil. This clay particle will induce plasticity to the soil. तो सॉइल को प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्ले की वजह से प्लास्टिसिटी आती है. और ये भी मैं बाद में आपको डिटेल के अंदर और पढ़ेंगे जब हम, कि क्या प्लास्टिक नेचर होता है, क्या इलास्टिक नेचर होता है सॉइल का, कब आपको प्लास्टिक नेचर कंसीडर करके चलना है, कब आपको इलास्टिक नेचर कंसीडर करके चलना है. ये इस सब चीजों के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे जब डिटेल के अंदर आगे काम आएगा. यहां पर ये समझो कि जब भी क्ले आएगा आपके पास, तो क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है. मतलब जो क्ले आप बनाते हो, क्ले में अगर आप फोर्सेस लगाओगे तब आपके पास जो डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन जनरली क्या होता है, वो डिफॉर्मेशन आपके पास क्या होता है, वो डिफॉर्मेशन जनरली आपका परमानेंट रह जाता है.
इलास्टिक मटेरियल क्या होता है सर? इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, इलास्टिक मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जिसपे अगर आपने फोर्स लगाया तो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, फोर्स हटाया तो वापस से, अगर वो फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वापस से फोर्स हटाओगे तो अपना साइज और शेप वो फिर से रीगेन कर देता है बिना किसी टाइम लैप्स के। उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो सॉइल को कभी कभी हम इलास्टिक मटेरियल मान के चलेंगे, कभी कभी सॉइल को प्लास्टिक मान के चलेंगे, लेकिन वो कब मानना है वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे अलग अलग थ्योरीज के अंदर। तो प्लास्टिक का मतलब यहां पर क्ले की वजह से प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है सॉइल के अंदर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 3mm थ्रेड के बारे में बात कर दी है अब्दुल रहमान ने, आएंगे उसके ऊपर, आएंगे आगे, आगे है, आगे बात करेंगे। पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक क्या होता है बताओ? नाम से समझ जाते, चंद्रबोस नाम से ही समझ जाते। पेरेंट का मतलब पिता, पेरेंट का मतलब क्या होता है? आपके माता पिता होते हैं, मतलब जिनसे आप आए हो। तो जहां से सॉइल आई है वो रॉक को बोलते हैं पेरेंट रॉक। जिस जहां से सॉइल आई है उस रॉक को बोलते हैं पेरेंट रॉक, दैट इज पेरेंट रॉक, सिंपल सी बात है। इंड्यूस का मतलब, अभिषेक पूछ रहे हैं इंड्यूस का मतलब पुट करना, मतलब जनरेट करना, डाल देना, उसको बोलते हैं इंड्यूस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मुझे आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज इंड्यूस करनी है, मतलब मुझे आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज डालनी है, उसको कहते हैं, ये इस तरह से यूज किया था इंड्यूस को। तो जो क्ले आते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी डाल देते हैं, प्लास्टिसिटी को इंड्यूस कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंड्यूस कर देते हैं। तो ये सर हमने पढ़ लिया है कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन दोनों को क्या क्या प्रोसेस होते हैं दोनों के अंदर, ये रॉक किस तरह से टूटती है, दोनों चीजें हमने देख ली हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और नोट के अंदर लिखनी है। ये नोट तो आपके पास हो गया, इस नोट को यहीं क्लोज कर दोगे, इस वाले नोट को तो आप यहीं क्लोज कर दोगे, दिस नोट यू विल क्लोज हियर ओनली, क्योंकि यहां से भी आपके पास क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और नोट आपको लिखना है। वो नोट क्या लिखना है सर? एक और नोट आपको यहां पर लिखना है क्या, कि अगर मैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करता हूं तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में मेरे पास जो पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं सॉइल के, उसकी जो शेप आपके पास आती है वो शेप अलग अलग आ सकती है। मतलब कौन कौन सी आ सकती है? मतलब राउंड शेप आ सकती है, सब राउंडेड शेप हो सकता है, एंगुलर शेप हो सकता है, सब एंगुलर शेप हो सकता है। अरे सर ये सब होते क्या क्या है? देखो यहां पर इसको नोट के अंदर अगर आप लिखोगे तो आप नोट के अंदर देखो ध्यान से इस तरह से लिख सकते हो कि इन द केस ऑफ, मैं बताता हूं डायग्राम बना के, ठीक है, in the case of physical disintegration, in the case of physical disintegration of rocks, in the case of physical disintegration of rocks, rocks की physical disintegration की वजह से, in the case of physical disintegration of rocks, the shapes of soil formed, the shapes of soil formed can be, क्या क्या हो सकता है? can be, पहली बात can be rounded, वो राउंडेड हो सकते हैं, और जनरली राउंड मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, राउंडेड हो सकते हैं, मतलब शेप आपका इस तरह से हो सकता है, कैन बी राउंडेड, सर्कुलर शेप ऐसे हो सकता है, और जनरली सॉइल के पार्टिकल को हम यही चीज मान के चलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल करेक्ट है, एंगुलर, सब राउंडेड, ये आपके पास चीजें होती है। पहला राउंडेड हो सकता है, दूसरा आपके पास हो सकता है सब राउंडेड। सर सब राउंडेड का मतलब राउंड तो है लेकिन पूरा राउंड नहीं है, मतलब ये कुछ इस तरह से, ये मान लो इस तरह से। अब ये लगभग क्या है? लगभग राउंड ही है लेकिन कंप्लीट राउंड नहीं है, इसको बोलते हैं सब राउंडेड। इस तरह के पार्टिकल भी हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास एंगुलर पार्टिकल्स, एंगुलर पार्टिकल का मतलब होता है सर ये कुछ इस तरह के पार्टिकल, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर बन रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल आपके पास कहीं ना कहीं से बन रहा है, तो ये आपके पास होते हैं एंगुलर पार्टिकल्स, ठीक है, एंगुलर पार्टिकल्स। इसके बाद अगर आपके पास होते हैं सब एंगुलर पार्टिकल्स। सर सब एंगुलर का मतलब एंगल्स तो हैं लेकिन पूरी तरह से एंगल्स नहीं है, इसका मतलब ये इस तरह से यहां से यहां तक हो सकता है राउंडेड हो और उसके बाद कुछ एंगल्स आपके पास बन रहे हो इस तरह से, दिस इज नोन एज सब एंगुलर पार्टिकल्स। तो हर तरह के पार्टिकल की साइजेस, हर तरह के पार्टिकल का शेप पॉसिबल है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर मैं बात कर रहा हूं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की,
मैं बात कर रहा हूं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की। तो ये नोट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है। ये भी है, जितने भी स्लाइड लिखवाई है ना, सब में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा गया, एक एक क्वेश्चन। तो वो मैं आपको इसलिए पहले साथ साथ बताता जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है उन चीजों को, ठीक है, किस किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो, ये दो तरीके डायग्राम से आपको और बेटर में समझ में आ जाएगा। ये पहला डायग्राम है वेदरिंग एक्शन का। अब ये वेदरिंग एक्शन तो कैसे हो रहा है, ये हल्का सा कोई क्रैक था इस रॉक के अंदर, हल्का सा क्रैक था रॉक के अंदर, बारिश आई, बारिश यहाँ पे आई, पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, पानी का वजह से क्या हुआ, यहां पर इंटरनल कुछ फोर्सेस पानी की वजह से भी जनरेट हुए, साथ ही साथ पानी का रिएक्शन भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, ये जो क्रैक हैं वो पहले से थोड़े चौड़े हो गए, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इसी प्लेन के अबाउट आपका रॉक टूट गया। तो इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक का टूटना, इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन रॉक, इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन रॉक। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये भी आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा इस तरीके से। तो ये हुआ कैसे है, ये बना कैसे है, इसके जो आसपास ये खड्डे हो गए ना, ये फिजिकल फोर्सेस की वजह से हो गए। दिस इज नोन एज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। ये एक तरीके से केमिकल डिसइंटीग्रेशन है, ये एक तरीके से आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर वेदरिंग एक्शन की वजह से। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की हवा की वजह से ये कुछ कुछ जगह पे सरफेस का एब्रेशन हुआ और कहीं कहीं से पार्टिकल निकल के बाहर चले गए। तो था पहले पूरा टीला इस तरह से और टूट के खड्डे वड्डे बन गए बीच में, इस तरह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो, जो वेजिंग एक्शन की मैंने बात करी थी, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, ये देखो इस तरह से होता है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। ये इस तरह से मान लो कोई क्रैक है, ये इस तरह से क्रैक है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर फॉर्म हो गई आइस, यहां पर आपके पास आइस जम गई, अंदर आइस जम गई। तो अब आइस क्या कर रही है, ये फोर्सेस अप्लाई कर रही है। यहां पर देखो, ये आइस जो है वो यहां पर ये फोर्सेस अप्लाई कर रही है इसके ऊपर, बिकॉज एक्सपैंड होगी आइस अंदर, क्या होगी, एक्सपैंड होगी आइस अंदर इस तरह से, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना इसका, जैसे जाएगा वैसे वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा इस तरह से, तो इसके ब्रेक को बनाएगा और ये पत्थर टूट के बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये होता है वेदरिंग एक्शन, दिस इज नोन एज द वेजिंग एक्शन। ये फ्रॉस्टिंग की वजह से भी आपको यहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज योर वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, दिस इज नोन एज योर वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। ये वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से हो रहा है, ठीक है। सिमिलर ये इस तरह के आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, देख रहे हो ये थोड़ा थोड़ा टूट खड्डे खड्डे हर जगह हो रखे हैं। ये बेसिकली हो रहा है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन है आपके पास। दिस इज केमिकल डिसइंटीग्रेशन, कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद मिट्टी दिखती कैसी है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन मिट्टी ऐसी कुछ दिखती है। तो जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले, समझ जाना कुछ ना कुछ केमिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ है। हो सकता है हाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ होगा, हो सकता है हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ होगा, सॉल्यूशन हुआ होगा, कार्बोनेशन हुआ होगा, ये कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर आपको ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ये प्रोसेस हो चुके होंगे। वहीं से आपके पास केमिकल डिसइंटीग्रेशन बनता है, यहीं से आपके पास केमिकल डिसइंटीग्रेशन से इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो सर सबसे पहले पेडोजेनेसिस साइकिल जो थी, उस पेडोजेनेसिस साइकिल का डिसइंटीग्रेशन या इरोजन या वेदरिंग तो हमने पढ़ लिया कि दो तरह से है, फिजिकल और केमिकल। सेकंड प्रोसेस था उसका ट्रांसपोर्टेशन। डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, ये रॉक टूट के यहां आ गई, ये मिट्टी टूट के यहां जमा हो रही नीचे, अब यहां से क्या करो, इसको यहां से उसको उठा के ले जाओ। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल, इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल की बात हो रही है। तो यहां पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि क्या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, क्या परिवहन किस तरह से होता है मिट्टी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। सॉइल्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है, देखो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन, अब जो आप बात कर रहे थे पुष्पेंद्र, आप जो बात कर रहे थे उस बारे में आ जाते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल अलग अलग एजेंट्स की वजह से होता है। मतलब परिवहन जो है वो अलग अलग परिवहन कारक की वजह से होता है। कौन कौन से परिवहन कारक या कौन कौन से ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स आपके पास होते हैं, जैसे पहला हो गया वाटर। वाटर एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, पानी की वजह से सॉइल पार्टिकल्स एक जगह जो इकट्ठे हुए हैं वो वहां से उठेंगे और कहीं और जगह चले जाएंगे। दूसरा आपके पास एयर, एयर की वजह से भी हो सकता है कि पार्टिकल एक जगह से उठेंगे और दूसरी जगह चली जाएंगे। तीसरा आपके पास होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उसकी वजह से पार्टिकल मूव कर सकते हैं। और फोर्थ आपके पास होता है
ड्यू टू ग्लेशियल्स, आइस की वजह से। जो आपके पास ग्लेशियल्स होते हैं, बर्फ होती है, और बर्फ के जो टीले, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, उनकी ग्लेशियल्स की वजह, ग्लेशियल डिपॉजिट्स की वजह से भी सॉइल आपके पास मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ये सारी चीजें आपके पास जो होती हैं, ये सारी जो होते हैं, सारे ये आपके पास क्या है, दिस ऑल आर योर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स, इनको कहते हैं परिवहन कारक सारे के सारे। ठीक है, लेकिन इससे पहले बात एक समझो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं कि सर सॉइल को एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह रखना है, लेकिन क्या इसके अलावा भी हमारे पास सॉइल हो सकती है क्या? मतलब अगर सॉइल को मैं बेसिकली क्लासिफाई करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सॉइल दो तरीके से क्लासिफाई हो सकती है? कैसे सर? एक ये हो सकता है कि जब सॉइल को, रॉक को आपने तोड़ा, ये सब आप समझ सकते हो, देखो ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ किसी के दिमाग में आता है और पूरी सॉइल मैकेनिक्स बन जाती है। ठीक है, मैं कौन सा कोई पढ़ के आता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पूरा एकदम खाली हाथ आते हैं और खाली पूरा सॉइल मैकेनिक्स खड़े खड़े पढ़ा दूंगा, और ये कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप इसको कनेक्ट करते पढ़ते चले जाओगे। देखो गौतम का आया, क्यूरियोसिटी आई दिमाग के गौतम के अंदर, क्या क्यूरियोसिटी आई सर? ग्लेशियल कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, आएंगे, यही तो बात बता रहा हूँ, यही क्यूरियोसिटी खत्म करने आया हूं मैं कि क्या क्या किस किस तरीके, सारे पॉइंट समझ में आएंगे, बस डॉट बाय डॉट पढ़ते चले जाना मजे से। अब देखो सर, ये भी तो हो सकता है कि सॉइल, आपको जो रॉक टूटा, ये अलग अलग चीजें बताई आपने, इससे जो रॉक टूटा है, हो सकता है रॉक वहीं पड़ा रह जाए, हो सकता है रॉक वहीं पड़ा रह जाए, या हो सकता है वहां से उठ के चला जाए। तो सॉइल को आपने दो तरीके से बेसिकली क्लासिफाई करते हो। अगर बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर बात यह है कि रॉक अगर वहीं पड़ा रह जाएगा, उस तरह की सॉइल को मैं कहता हूं रेसिडुअल सॉइल्स। क्या बोलते हैं उसको? उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल्स। और अगर आपके पास वो सॉइल एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगी, तब उसको हम बोलते हैं, जैसे दीपक दुबे बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल सॉइल्स, ये दो तरह की सॉइल्स होती हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं कि बेसिकली, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि बेसिकली द सॉइल्स formed after disintegration, the soils formed after disintegration of rocks, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सॉइल फॉर्म्स हुई हैं, उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, कैन बी क्लासिफाइड। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई का, कैन बी क्लासिफाइड क्या है बताऊंगा अभी। कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला रेसिडुअल सॉइल, पहला आपके पास होता है रेसिडुअल सॉइल, और दूसरा होगा आपके पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सेकेंड इज योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये दो तरह की सॉइल आपके पास होती है, वन इज द रेसिडुअल सॉइल, सेकंड इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो सॉइल को आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। अब क्या पूछा जाता है, देखो ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये भी पूछा गया रेसिडुअल सॉइल होता क्या है, ये भी पूछा गया, और कौन कौन से ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखो रेसिडुअल सॉइल का मतलब क्या है, लैंग्वेज किस तरह से आती है पहले वो सुनो, फिर उसका मतलब भी समझाता हूं। लैंग्वेज इस तरह से आती है, द सॉइल्स दैट आर फॉर्म्ड, द सॉइल्स दैट आर डिपॉजिटेड एट द लोकेशन ऑफ द पेरेंट रॉक, आर नोन एज रेसिडुअल सॉइल। ये तो लैंग्वेज है, मतलब ये है कि जो पेरेंट रॉक की लोकेशन है, मतलब जिस रॉक से सॉइल फॉर्म हुई, उस रॉक की जो लोकेशन है, उसी पर अगर सारी सॉइल वहीं जमा हो जाए, उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब द सॉइल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, मतलब एक ऐसी सॉइल जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के ले जाई गई हो किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा, तब उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाम से समझ में आ रहा है सर, सिंपल सी बात है, सिंपल समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है समझो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है और उसको आपको नोट में भी लिखना है, और ये पहले मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, बताओ मेरे को ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की या मैं बात करूं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की, तो रेसिडुअल सॉइल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ज्यादा बेटर होगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल से, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल की ज्यादा बेटर होगी रेसिडुअल सॉइल से। देखो सिविल इंजीनियरिंग का जवाब आया है, रेसिडुअल सॉइल्स हैव बेटर एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी, रेसिडुअल सॉइल की ज्यादा होंगी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल की ज्यादा होंगी, और क्यों ज्यादा होंगी?
किसकी आपके पास इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, बेटर किसकी होंगी, अच्छी किसकी होंगी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छी किसकी होती है, रेसिडुअल सॉइल की अच्छी होंगी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल की अच्छी होगी। यहीं से क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन ओनली, दिस इज द PYQ आल्सो, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। रेसिडुअल सॉइल, अभिषेक जैसा देख लो सब लोग बता पा रहे हो बढ़िया तरीके से। सौरभ झा बोल रहे हैं रेसिडुअल सॉइल, गौतम बोल रेसिडुअल सॉइल, सिविल इंजीनियरिंग रेसिडुअल, बिल्कुल सही बात है। सोनू कुमार रेसिडुअल, बिल्कुल देखो क्लियर है, क्रिस्टल, सब कॉमन सेंस की बातें हैं। रेसिडुअल सॉइल की प्रॉपर्टीज आपके पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल से ज्यादा होंगी। बिल्कुल पता है सर कैसे ज्यादा होंगी। देखो अगर आपके पास कोई रॉक जो है मिनरल वहीं का वहीं जमा हो गया, इसका मतलब उसके ऊपर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं गया, इसके मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेस, जो एब्रेशन की वजह से इफेक्ट आया, जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इफेक्ट आया, वो सारा इफेक्ट तो आया ही नहीं। इसका मतलब जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आपकी किसकी ज्यादा होंगी, रेसिडुअल सॉइल की होंगी। और सर इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में अभी पहले ही बता दिया था क्लास शुरू होते ही, कि जब भी मैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो मैं क्या बोलना चाहता हूं वो चीज आपको पता है। तो नोट के अंदर आप ये क्या लिखोगे, नोट के अंदर आप लिख दोगे कि रेसिडुअल प्रॉपर्टीज, रेसिडुअल सॉइल्स, रेसिडुअल सॉइल्स हैव, रेसिडुअल सॉइल्स हैव बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, रेसिडुअल सॉइल्स हैव बेटर engineering properties then have better engineering properties than transported soils, have better engineering properties than transported soil। transported soil से better यहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन सिमिलरली एक चीज और आप और दे सकते हो कि इन जनरल अ जियोटेक्निकल इंजीनियर, आप ये बात भी ध्यान रखो कि इन जनरल अ जियोटेक्निकल इंजीनियर डील्स विद ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, डील्स विद ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। मतलब जनरली अगर आप देखोगे तो जो जियोटेक्निकल इंजीनियर है वो डील करता है किसके साथ, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के साथ। हर वक्त आपको रेसिडुअल सॉइल मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे एग्जांपल क्या होता है अब्दुल रहमान, कोई भी सॉइल अगर एक जगह पड़ी रहेगी तो रेसिडुअल है, कोई भी सॉइल अगर एक जगह पड़ी रहेगी तो रेसिडुअल है। ऐसा थोड़ी है कि ये पर्टिकुलर सॉइल यहां पड़ी रहेगी, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ये तो इसमें एग्जांपल क्या बताना है, अगर कोई सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली गई वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। अच्छा अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद वहां से एग्जांपल शुरू होंगे कि अच्छा ये सॉइल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके क्या क्या कहलाती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर एक रेसिडुअल मतलब ये जगह पड़ी है तो उसको क्या एग्जांपल दोगे, कोई भी सॉइल जो एक जगह पड़ी उसको रेसिडुअल सॉइल बोल देंगे आप। ठीक है, तो इन जनरल आप क्या करोगे, ये सॉइल इंजीनियर मतलब ये नोट आपको साथ साथ यहां पर ध्यान रखना है। और क्योंकि इसी नोट से आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी आ रखा है, इस नोट को भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली सर आपने सॉइल को दो तरह से क्लासिफाई कर दिया है, एक रेसिडुअल एक ट्रांसपोर्टेड। सही बात है, अगर ट्रांसपोर्टेड बता ही दिया आपने तो बता दो कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल में वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स आर। कौन कौन से अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं वो आपने बता ही दिए थे पहले। एक आपके पास होता है वाटर, पानी, दूसरा आपके पास होता है हवा, एयर, तीसरा आपके पास होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक आपके पास होता है ग्लेशियल डिपॉजिट्स, जो बर्फ के डिपॉजिट्स होते हैं, बर्फ के टीले वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ग्लेशियल, एयर, ड्यू टू ग्रेविटी, सब बिल्कुल बढ़िया है, सबने बिल्कुल सही बता दिया है। तो वाटर, एयर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ग्लेशियल डिपॉजिट्स। अब एक एक करके पकड़ते हैं सबको और देखते हैं सबका मतलब क्या है। ठीक है, एक एक करके सबको पकड़ते हैं कि वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई, एक रेसिडुअल सॉइल हो गई। दोनों के बारे में डेफिनेशन बता ही दिया मैंने आपको कि आफ्टर वेदरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट फिजिकल एजेंसी और आफ्टर द वेदरिंग सॉइल इज रिटेन्ड ओवर इट्स पेरेंट रॉक नोन एज योर रेसिडुअल सॉइल। ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिखवाया आपको, यही स्टेटमेंट एग्जैक्ट एग्जाम में एक जगह पूछ लिया गया था कि ये क्या होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही रहा है क्या होता है। चलो ठीक है।
चलो ठीक है। अब सबसे पहले एजेंट की बात करते हैं, वो है पानी, वाटर। सबसे फर्स्ट एजेंट है आपके पास वाटर, तो वाटर से शुरू करते हैं। फर्स्ट एजेंट है आपके पास सर वाटर। वाटर अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हुआ तब किस किस तरह की सॉइल हमें देखने को मिलेगी, तो किस किस तरह की सॉइल हमें देखने को मिलेगी। अगर वाटर एक एजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि पानी अब बह रहा है, और पानी जब बह रहा है तो वो क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहा है। मान लो कोई रॉक है, वहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ और पार्टिकल आसपास जमा हो गए, तब पानी बह रहा है तो उस पार्टिकल को उठाएगा, उठा के आगे ले जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, वाटर एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। तो यहां पर आप कह सकते हो, यहां पर आप कह सकते हो कि द सॉइल्स द सॉइल्स that are the soils that are formed by the soils that are formed by the soils that are formed by transportation, the soil that are formed by transportation with the help of water, transportation with the help of water, with the help of water are known as इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल्स। अब यहां से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इस तरह की सॉइल को बोला जाता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स या फिर एल्यूवियल सॉइल्स। मतलब द सॉइल्स दैट आर फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से जब ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी पर्टिकुलर सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर, उस तरह की सॉइल को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल्स। उस तरह की सॉइल को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल का मतलब आप ये कह सकते हो जलोढ़ मृदा। एल्यूवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मृदा, ठीक है। इस तरह की सॉइल को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ज्यादातर आपके पास ये जो नॉर्थन प्लेन होता है, नॉर्थन जो बेल्ट है, यूपी बिहार नॉर्थन जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर, ये इस नॉर्थन बेल्ट पर ज्यादा से ज्यादा आपके पास एल्यूवियल सॉइल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सॉइल दैट आर फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। दीज आर नोन एज एल्यूवियल सॉइल। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास अब ये जो एल्यूवियल सॉइल है, तो एक चीज हम बेसिकली कॉमन सेंस से सर समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि अगर पानी फ्लो होगा और पानी के फ्लो के साथ सॉइल एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ रही है, ये बात आपने बोली तो बिल्कुल सही है बार। तो ये बेसिकली यहां पे एक फैक्टर है जो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है, वो है पानी का बहाव। मतलब वेलोसिटी ऑफ द वाटर, पानी किस बहाव से या किस वेग से या किस वेलोसिटी से बह रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो सॉइल डिपॉजिट होगी वो किस तरह की सॉइल डिपॉजिट होगी। बिल्कुल करेगा, सही बात है सर। अगर पानी आपका फ्लो कर रहा है तो पानी जिस तरह से फ्लो करेगा वहां से भी आपका डिपेंड करेगा कि क्या आपके पास किस किस तरह की सॉइल की साइजेस आपको देखने को मिलेगी। अब्दुल रहमान ने सारे नाम लिख दिए, देखो सारे नाम लिख दिए, आ रहे हैं धीरे धीरे, डोंट वरी। मैं जानता हूं आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो मान लो यहां पे, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका ग्राउंड सरफेस है, मैंने माना ये ग्राउंड सरफेस है। देखो अनन्या क्या सर मेरीन लैकेस्ट्राइन नहीं होगी क्या? देखो इसका मतलब ये है बेटा, अनन्या देखो, अनन्या हुए, अब्दुल रहमान है और एक और कौन है, सिविल इंजीनियरिंग है, और दो तीन बच्चे हैं अभी बैच के अंदर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। मतलब आपको पता है मरीन क्या होता है, आपको पता है लैकेस्ट्राइन क्या होता है, ठीक है, सब आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखा करो, ठीक है बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखा करो, सब चीजें आएंगी, बढ़िया से सब चीजें बताऊंगा डिटेल में धीरे धीरे। अभी पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझने के इंटेंशन से बैठो। मैंने क्या बताया था आपको, समझने के इंटेंशन से बैठो जो पढ़ाया जा रहा है। अगर मेरे को जज करना है तो जज करने के लिए तो मैंने 5 साल निकाल लिए इंडस्ट्री के अंदर, 9 स्टेट में 9 राज्यों के अंदर पढ़ा चुका हूं, पूरे इंडिया ने जज कर लिया आराम से। फ्रीलांसिंग में बहुत जगह पढ़ाया है, ठीक है ना, बहुत जगह पढ़ा है, सब जगह हो गया है काम, तो जजमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे सेलेक्टेड हैं, बहुत एएन जेईएन सब बन गए हैं, लेकिन बहुत बच्चे इस बैच के अंदर नए भी बैठे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बैच शुरू होते ही बोला था कि जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब चीजें आपकी आ जाएंगी। जो जो आपने पढ़ा होगा उससे एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो। मिस तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, मिस तो कुछ होगा नहीं, तो उसकी टेंशन मत लो। आपके पास जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो जो नोट पढ़े हैं, जिस भी फैकल्टी से पढ़ा होगा सबको जानता हूं मैं, डोंट वरी। अगर किसी ढंग के आदमी से पढ़ा होगा आपने तो उन सबको जानते हैं हम लोग, है ना। तो बस आराम से सुनो, चीजों को सुनो, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, अरे मेरे को आता है, अरे मेरे को आता है, नहीं नहीं नहीं, बैठो आराम से ध्यान से। मुझे पता है आपको आता है, हो सकता है आपको ज्यादा, थोड़ा और एडिशन होगा आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा और एडिशन होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, उसके बारे में टेंशन मत लो।
ठीक है, उसमें टेंशन मत लो, तो सब चीजें कवर होंगी। अब पॉइंट बाय पॉइंट जो है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछो, पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करो। मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था मरीन क्या होता है, लैकेस्ट्राइन, मैंने बताया ही नहीं मरीन क्या है, कुछ बताऊंगा तब क्वेश्चन आएगा ना। अब आप तो पूछ लोगे सर, सर वो स्मीयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द स्मीयर इफेक्ट ऑफ सॉइल, व्हाट इज द स्मीयर इफेक्ट ऑफ सॉइल। अब अनन्या बेटा आप पूछो मुझसे व्हाट इज सर स्मीयर इफेक्ट ऑफ सॉइल क्या होता है, अरे मैंने पढ़ाया नहीं बेटा अभी तक, स्मीयर इफेक्ट कहां से पूछेंगे, नहीं पूछ सकते हम, है ना। तो आएगा क्लास खत्म होने दो, जब डाउट सेक्शन की तरफ आएंगे तब बढ़िया तरीके, जो भी डाउट होंगे, जो भी माइंड में क्यूरियोसिटी होगी, जो भी रेलेवेंट डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां पर सॉइल आपके पास जो पानी के बहाव से, अब देखो फ्लो टू डी है ना, वापस आ जाओ इसके ऊपर। अब मैंने क्या बताया सर आपको, मैंने आपको ये चीज बताई कि पानी के बहाव की वजह से जब पानी अगर एक सॉइल पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, इसका मतलब ये, किसी एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि सॉइल का जो पार्टिकल है, वो जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है, मतलब पानी की वजह से पहुंचा है। अब पानी की वजह से पहुंचा है तो एक फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यह है वेलोसिटी ऑफ वाटर, कि पानी का बहाव बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत कम है, उसके हिसाब से जो सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म होंगे क्या वो भी अलग अलग होंगे क्या, बिल्कुल सर वो भी अलग अलग होंगे, वो भी अलग अलग पॉसिबल हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग आपके पास पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि देखो मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, लेट दिस बी योर ग्राउंड सरफेस, इसको मैंने मान लिया कि सर ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस है, डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। अब आपके पास ग्राउंड सरफेस के साथ साथ अगर मैं कहता हूं ये आपके पास इरोडेड सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, ये सरफेस है आपके पास इरोडेड सरफेस, मतलब इरोजन हो गया है क्या, ये इरोजन हो गया है क्या यहां पर, इसका मतलब इरोडेड सरफेस कुछ इस तरह से है। अब इरोजन होगा जब मान लो पानी का बहाव आ रहा है, तो हमें कुछ चीजें पता है, क्या पता है, कुछ चीजें हमें पता है कि पानी का बहाव जितना ज्यादा तेज होगा, इसका मतलब है जैसे जैसे पार्टिकल्स आपके, पानी का बहाव तेज होगा तो बड़े पार्टिकल को भी अपने साथ ले जा सकता है, पानी का बहाव तेज होगा तो बड़े बड़े पार्टिकल, बोल्डर्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है, तो बड़े बड़े पार्टिकल को भी साथ ले जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले जो है वो यहां पर आपके पास बड़े बड़े पार्टिकल जमा हो जाएंगे, सबसे पहले आपके पास बड़े बड़े पार्टिकल्स यहां पर जमा हो जाएंगे। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा डाउन स्ट्रीम के अंदर, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इस तरह से है, तो यहां आपके पास सबसे बड़े 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 पार्टिकल जमा हो जाएंगे। मैं बोल देता हूं इसको कि ये आपके पास हो गए हैं सैंड पार्टिकल्स, ये आपके पास जमा हो गए हैं सैंड पार्टिकल्स। अब हमें सर ये पता है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे इसके अंदर, जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल साइज छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, हमारे पास पार्टिकल साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब सर ये भी है, इसका मतलब सर ये है कि यहां पर अब जो ये पार्टिकल आपके पास आ रहे हैं ये छोटी हो रही है, ठीक है, ये पार्टिकल आपके पास आ रहे हैं, ये पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल हो गए सिल्ट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल हो गए सिल्ट पार्टिकल। सिमिलरली अब और आगे आओगे यहां पर, और आगे आओगे यहाँ पे तो और पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, और पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, और पार्टिकल छोटे हो गए, इसका मतलब ये साइज हो जाएगी आपके पास क्ले साइज। तो सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल साइज धीरे 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 करके छोटी होती चली आ रही है। और ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी अगर ज्यादा थी तो बड़े बड़े पार्टिकल आगे आ पाए, तो यहां बड़े बड़े पार्टिकल आगे धीरे धीरे करके और एब्रेशन होता जाएगा और पानी बहाव आ जाएगा, पार्टिकल छोटे छोटे होते जाएंगे, तो सैंड, सिल्ट, क्ले ऐसे बनता चला जाएगा। और जहां पर आपके पास पानी रुक जाता है फाइनली, जब वेलोसिटी इतनी कम हो गई है कि पानी रुक गया है, तब उसको हम बोल देते हैं कि यहां पर आपके पास डेल्टा है, यहां आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आपका स्टिल वाटर है, इसके बाद आपके पास स्टिल वाटर है। तो ये आपके पास इस तरह के अलग अलग तरह के पार्टिकल जो हैं वो यहां फॉर्म हो जाते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले और डेल्टा, पार्टिकल साइज छोटी 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 होती चली जा रही है। और क्यों होती चली जा रही है हमें पता चल रहा है, बिकॉज वेलोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वेग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर पानी का बहाव कैसे होगा, अगर एक ही तो चीज है, पानी बह के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सॉइल को ले जा रही है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द साइज ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द साइज ऑफ डिपॉजिटेड पार्टिकल
मतलब जो पार्टिकल डिपॉजिट हो चुके हैं उन डिपॉजिटेड पार्टिकल का जो साइज है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा के अंदर पानी का बहाव है उस दिशा में साइज ऑफ पार्टिकल, साइज पार्टिकल की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया है कि बिल्कुल सर हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल साइज छोटी हो जाएगी, पार्टिकल साइज छोटी हो जाएगी। चलो ठीक है सर, अब आपने साइज पानी के बारे में तो बता दिया सर, पानी जो है, पानी की वजह से आपके यहाँ जो सॉइल बहती है उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल्स। अब आगे देखो, ठीक है, अब इसमें आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि नेक्स्ट पॉइंट होती है आपके पास मरीन सॉइल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मरीन सॉइल्स। अच्छा, मतलब मरीन सॉइल्स क्या होती हैं? मरीन सॉइल्स का मतलब होता है, डेल्टा बोले तो, डेल्टा का मतलब है गौतम कि वहां पे फाइनली आपके पास, जब आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल, कैसे बताएं इसको, इसको आप ऐसे बता सकते हो, जैसे आपने संगम देखा होगा कि नदियां मिल जाती हैं, जो कॉन्फ्लुएंस होता है संगम बनता है, वहां डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है, जो संगम बनती है। इलाहाबाद प्रयागराज एक संगम है, आप सब होंगे वहां से, कोई स्टूडेंट होगा पता चलेगा, तो वहां नदी संगम हो जाती, संगम मतलब नदियों का संगम होता है। तो जहां संगम होता है वहां वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, काफी कम होती है। तो जहां पर एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है, तब जब पानी की वेलोसिटी बहुत कम हो गई है तब वहां पर एक डेल्टा फॉर्मेशन है, तो वहां उसकी जो पार्टिकल की साइजेस होती हैं वो बहुत कम साइजेस होती हैं पार्टिकल की, इसलिए उसको डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, डेल्टा बोला जाता है, मतलब वहीं रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वहीं पर। तो ये पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो मरीन सॉइल्स क्या होती है, मरीन सॉइल क्या होती है? एक सॉइल तो आपके पास ये हो गई जिसको हमने एल्यूवियल सॉइल बोल दिया, जो पानी की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई है। एक सॉइल अब ये हो सकता है द सॉइल दैट आर डिपॉजिटेड इन सी वाटर, जो सी वाटर के अंदर अगर जो सॉइल डिपॉजिटेड है, जैसे ओशियंस हुआ, जैसे सागर हुए, महासागर हुए, जैसे आपके पास ये पूरा बेसिकली सागर महासागर जो होते हैं, ओशियंस या सी होते हैं, वहां पर आपके पास जो सॉइल डिपॉजिट होती है, सेडिमेंट होकर डिपॉजिट हो सकती है नीचे की तरफ, जो सॉइल डिपॉजिट होती है उनको बोला जाता है मरीन सॉइल्स, उनको बोला जाता है मरीन सॉइल। तो दीज आर द सॉइल्स, these are the soils, so these are the soils deposited by sea water, by sea water or oceans। These are the soil deposited by sea water or oceans। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मरीन सॉइल्स। तो these are the soil deposited by sea water or oceans। अब हमें ये चीज बिल्कुल पता है सर, क्या पता है कि हमने बचपन में ही पढ़ लिया था कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। क्या होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा खारा पानी होता है, इसका मतलब सॉल्टी वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मरीन सॉइल्स जो हैं, जो नदी के अंदर हैं, नदी मतलब जो आपके पास यहाँ पे रिवर फ्लो, तो एल्यूवियल सॉइल्स हो गए, मतलब सी के अंदर डिपॉजिट आपके पास हो गई। तो सी के अंदर अगर वो डिपॉजिट हो गई तो उसका कंपोजिशन भी तो सॉल्टी हो जाएगा। जब आसपास पूरा पानी ही सॉल्टी है तो मरीन कंपोजिशन भी जो आपके पास क्या हो जाएगी, वो भी आपके पास सॉल्टी नेचर का हो जाएगा। इसका मतलब दी सॉइल्स जो होती हैं, दी सॉइल्स हैव दी सॉइल्स हैव हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इनका सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि समुद्र के अंदर है, बिल्कुल नमकीन पानी है। ठीक है, नमकीन पानी है, तो नमकीन पानी है तो मिट्टी जो जमा होगी उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये होती है मरीन डिपॉजिट्स आपके पास। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपके पास एक होता है लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट। सर लैकेस्ट्राइन का मतलब क्या है? लैकेस्ट्राइन सॉइल्स या लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट। देखो लैकेस्ट्राइन से समझ सकते हो, लैकेस्ट्राइन समझ सकते हो, लेक। लेक का मतलब होता है स्टिल वाटर। ठीक है, झील वगैरह जो होती हैं आपके पास। ठीक है, तो लैकेस्ट्राइन का मतलब होता है कि द सॉइल्स दैट आर डिपॉजिटेड बाय द स्टिल वाटर ऑफ लेक। और ये सारे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो कि द सॉइल्स दैट आर deposited by still water of lake, the soil that are deposited by still water of lake are known as lacustrine soil, are known as, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं lacustrine soils, are known as lacustrine सॉइल। तो ये होती है आपके पास लैकेस्ट्राइन सॉइल। तो पानी की वजह से
कुछ आपके पास तीन तरह की क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। एक मरीन सॉइल्स आपके पास है, मरीन सॉइल्स होती है, इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको। दूसरा लैकेस्ट्राइन होता है कि स्टिल वाटर ऑफ लेक की वजह से कुछ डिपॉजिट हुए सॉइल, उसको हमने बोल दिया लैकेस्ट्राइन सॉइल्स। और इसके पहले हमने एल्यूवियल सॉइल्स की बात करी थी कि एल्यूवियल सॉइल बाय द फ्लो ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होंगे, तो क्या क्या पार्टिकल साइजेस होंगे, किस तरह से डिपॉजिट होंगे, वो सारी बातें भी हमने कर ली। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय अगर आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है पानी, तो पानी अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो इस तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास बन सकती हैं। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास है, अगर मैं बात करता हूं एयर की, सेकेंड एजेंट मैं बोल देता हूं सर एयर बता दो। ठीक है, सेकेंड आपके पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है एयर। पहला तो हो गया पानी, दूसरा हो गया हवा, एयर। एयर की वजह से, अगर एयर एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो एयर की वजह से अगर सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाएगा, उस तरह की सॉइल्स को हम बोलेंगे एओलिन सॉइल्स। क्या बोलेंगे उस तरह की सॉइल को? एओलिन सॉइल बोलेंगे। तो इसको भी ध्यान रखना, द सॉइल्स दैट आर, देखो नाम सिमिलर है इसलिए एओलिन से एयर, द सॉइल्स दैट आर formed by transporting with air, formed by transporting with air are known as एओलिन सॉइल्स। इस तरह की सॉइल्स को हम बोलते हैं एओलिन सॉइल्स। इस तरह की सॉइल्स हो जाएंगे हमारे पास एओलिन सॉइल्स। ठीक है, दीज टाइप ऑफ सॉइल्स विल बी नोन एज योर एओलिन सॉइल्स। तो इस तरह की सॉइल को हम बोल देते हैं एओलिन। स्टिल वाटर डिपॉजिट कैसे करेंगे? देखो स्टिल वाटर कैसे डिपॉजिट करते हैं, मान लो क्योंकि आपके पास देखो होता क्या है कि कंबाइंड एक्शंस की वजह से आते हैं कि जहां पे आपका पानी इकट्ठा हुआ है वहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके पास हो सकता है कुछ रॉक्स भी हो, अब पानी का एक्शन, पानी जो है वो रॉक के साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी जो आपके पास रॉक के साथ रिएक्ट कर रहा है, रॉक के साथ जब रिएक्ट करेगा, सिविल इंजीनियरिंग देखो ध्यान सुनना, रॉक के साथ जब रिएक्ट करेगा डिसइंटीग्रेशन करेगा तो वहीं पे डिपॉजिट कर देगा, तो समुद्र के अंदर ही सॉइल वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरी बात, समुद्र के अंदर जो रिवर्स आती हैं वो कुछ ना कुछ सॉइल्स को लेके आ रही हैं, वो सेडिमेंट के फॉर्म में लेके आ रही, सस्पेंशन में सॉइल को लेके आ रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, सारी नदियां समुद्र के अंदर मिलेंगी तो कुछ ना कुछ सॉइल को उठा के लेके आ रही हैं। अब हमने क्या किया है, जब तक वो सॉइल को लेके आ रही थी तब तक हम उसको एल्यूवियल सॉइल कह रहे थे। जब उसने समुद्र के अंदर लाके सेडिमेंट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, अभी वो सेडिमेंट हुआ नहीं है, छोड़ दिया है समुद्र के अंदर, तो सस्पेंशन में है। और वो सस्पेंशन धीरे धीरे क्या करेगा, सस्पेंशन धीरे धीरे करके उसको सेडिमेंट कर देगा ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से। अब वो बन जाएगी मरीन सॉइल्स, क्योंकि समुद्र के अंदर है, समुद्र के पानी का कंसंट्रेशन अलग है, समुद्र के पानी की डेंसिटी अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, तब इसकी वजह से हमने सॉइल को थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसको बोल दिया कि ये हो गए मेरी मरीन सॉइल्स, ये हो गए हमारी मरीन सॉइल्स। ठीक है, ये आगे अपने पास हो गई मरीन सॉइल्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, तो द सॉइल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टिंग विद एयर, एयर बोल दो, विंड्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या दिक्कत है, एयर और विंड्स कुछ भी बोल दो, एयर और विंड्स आर नोन एज योर एओलिन सॉइल्स। एग्जाम में भी इस तरह से आप देख सकते हो, दोनों आप देख सकते हो इस तरह से, ना नोन एज एओलिन सॉइल्स। अच्छा सर, एओलिन सॉइल का एग्जाम्पल क्या होता है? एओलिन सॉइल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लुइस सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एओलिन सॉइल। लुइस सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ एओलिन सॉइल। लुइस सॉइल्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ सैंड ड्यून्स भी जो होगा ये भी आपके पास एओलिन सॉइल का ही एग्जांपल हो गया क्या? ये भी आपके पास एओलिन सॉइल का एग्जांपल हो गया। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा रेतीली जगह पे जब देखते हो तब आपके पास आपने देखा होगा इस तरह से बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब मिट्टी एक जगह उठी, दूसरी जगह उठ के टीला बना दिया तो बन गए आपके पास सैंड ड्यून्स इस तरीके से, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, लुइस बन जाता है। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? एओलिन सॉइल के एग्जाम्पल है। दोनों ही आपके पास एओलिन सॉइल के एग्जाम्पल है। अच्छा, अब जितनी भी एओलिन सॉइल्स होती हैं उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जितनी भी एओलिन सॉइल्स होंगी, बिल्कुल जितनी भी एओलिन सॉइल्स होंगी, सारे एओलिन सॉइल्स के अंदर आप ये चीज देखोगे कि वहां पर आपके पास जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वीक होती हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आर वीक इन द केस ऑफ एओलिन सॉइल्स। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर साथ साथ मेंशन रखना है। क्या पॉइंट मेंशन रखना है? कि द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज
ऑफ एओलियन सॉइल्स या लुईस की बात कर सकते हो, द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एओलियन सॉइल्स आर वीक। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की एओलियन सॉइल की क्या होती है? एओलियन सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज वीक होती हैं। इसके साथ साथ बोल सकते हो कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इस प्रॉपर्टीज की, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, अभी समझाता हूं क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। कंप्रेसिबिलिटी भी क्या रहती है? कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है इस तरह के सॉइल की। सर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस किस तरह से होते हैं। मतलब सॉइल को अगर आप दबाओगे तो तुरंत उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सॉइल हाईली कंप्रेसिबल है, इजीली दब जाएगी। इसको बोलते हैं, उसकी जो है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी जो है, वो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? वो कंप्रेसिबिलिटी कम है। ठीक है, वो कंप्रेसिबिलिटी आपके पास कम है। ठीक है, ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, द बियरिंग कैपेसिटी विल बी लो। इसका मतलब इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बियरिंग कैपेसिटी आपके पास लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। द बियरिंग कैपेसिटी इज लो। मतलब अगर बियरिंग कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर सॉइल की है तो वो सॉइल जो है वो इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इसको ये लिख सकता हूं कि दिस इज नॉट सूटेबल, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पजेस, नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पजेस। कंस्ट्रक्शनल पर्पजेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पजेस, उसके लिए सूटेबल नहीं होती है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए सूटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास होती है कि दीज टाइप ऑफ सॉइल, कि दीज सॉइल्स आर फ्राइबल। ये सॉइल्स फ्राइबल होती हैं। फ्राइबल का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइबल? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइबल? तो यहां पर फ्राइबल का मतलब क्या है? फ्राइबल का मतलब है आपके पास, फ्राइबल का मतलब है कि यहां पर आसानी से जिसको पीसा जा सके। अभिषेक कह रहे हाई लिखा है, कहां लिखा है? कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, बिल्कुल सही लिखा है। बियरिंग कैपेसिटी इज लो, बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नॉट सुटेबल कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, नॉट सुटेबल होता है, ये भी सही लिखा है। दी सॉइल्स आर फ्राइबल, फ्राइबल का मतलब बता रहा हूं, ये भी सही लिखा है, बात सही है। फ्राइबल का मतलब क्या होता है सर? फ्राइबल का मतलब होता है इजीली क्रशेबल। मतलब ये जो सॉइल्स हैं, दीज आर इजीली क्रशेबल, मतलब जिनको आसानी से पीसा जा सके, आसानी से पीसा जा सके। ठीक है, जिनको आसानी से पीसा जा सके, इस तरह की सॉइल होती है ये, कि इजीली ठीक है, इजीली इस तरह के क्या होती है, इस तरह के आपके इजीली आपके पास क्या होती हैं? इजीली आपके पास क्रशेबल होती हैं, फ्राइबल होती हैं ये सॉइल्स, क्योंकि हवा की वजह से ट्रांसपोर्टेड हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ना कुछ फर्क आ गया है, और प्रॉपर्टीज की वजह से ये सब देखने मिल रही है कि दी सॉइल्स आर फ्राइबल, नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, बियरिंग कैपेसिटी कम है, कंप्रेसिबिलिटी काफी हाई है, और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इसकी वीक होती है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आपकी इसकी वीक होती हैं। तो दीज आर नोन एज योर एओलियन सॉइल, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत होती है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करो। सी क्या? बियरिंग कैपेसिटी इज लो। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब देखो क्या है? लोड बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि भार वहन करने की क्षमता, भार वहन करने की क्षमता, भार वहन करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो इसकी कम होगी। क्योंकि जैसे ही लोड लगाओगे, ये जो एओलियन सॉइल होती है वो बिखर जाएंगे, इस तरीके से बिखर जाएंगे। इसका मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल पर्पजेस के लिए या इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए हम यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। सही बात है, ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक की बात क्लियर है, सही बात है। अब देखो अभिषेक कितना बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं। अभिषेक दिमाग लगा रहे हैं, सर जब इजीली क्रशेबल है तब तो हमारी कंप्रेसिबिलिटी भी लो होनी चाहिए। अगर इजीली क्रश, अगर मैं कह रहा हूं कोई सॉइल को आप जल्दी आसानी से पीस सकते हो, कोई सॉइल को आसानी से पीस सकते हो, क्रश कर सकते हो, तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी भी तो ज्यादा हुई ना, कम कैसे हो गई? कम कैसे हो कंप्रेसिबिलिटी? मैं ये कह रहा हूं कि इसको कंप्रेस कर सकते हो, और मैं ये कह रहा हूं इसको इजीली कम कर सकते हो। बात तो दोनों एक ही है, बात तो दोनों एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। तो ये कैसे, मतलब कैसे हो सकता है? जिसको आप इजीली क्रश कर पाओ, मतलब मैं आपको दे रहा हूं एक बॉल, मैं कह रहा हूं इस बॉल को आप आसानी से तोड़ सकते हो, ऐसे चूरा कर सकते हो बॉल का, इसका मतलब इजीली क्रशेबल है, क्रश किया जा सकता है उसको। इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है?
ज्यादा है या कम है? कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है ना उसकी, तभी तो क्रश हो पा रही है। कम होती तो क्रश ही नहीं होती, कम होती तो क्रश भी नहीं होती। तो बस ये वाली सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो दी सॉइल्स आर फ्राइबल, बाकी सब चीजें ठीक है आपके पास। रेत के टीले जो सैंड ड्यून्स होते हैं, ये भी एग्जांपल है। लुइस इज आल्सो एन एग्जांपल, ये भी आपके पास अलग अलग तरह के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है? तो एओलियन सॉइल के आपके पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है एयर, जिसकी वजह से एओलियन सॉइल्स आप उसको बोलते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। सोनू कुमार कह रहे हैं लो कंप्रेसिबल मतलब डेंस, इसके बारे में और बातचीत करेंगे बाद के अंदर, जब हम कंप्रेसिबिलिटी एक अलग चैप्टर ही है जिसमें कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन आता है, उसमें बात करेंगे सोनू कुमार बहुत डिटेल के अंदर। अभी इसी प्रॉपर्टी को लिखते चले जाओ, अभी सॉइल शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरा डिटेल बाकी है। डोंट वरी अबाउट, एक एक चीज को ऐसे समझ जाओगे कि मतलब बच्चों की तरह यूज करोगे, खेलोगे इन टर्म्स के साथ। तो लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी किस किस तरह से होती है, सबको कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के अंदर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके वहां पर डिटेल में बात करेंगे इसको और तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास क्या क्या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हो गए हैं। वाटर हो गया है, एयर हो गया है। अब नेक्स्ट आप मान लेते हैं कि ग्रेविटी, ग्रेविटी एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, if gravity is a transporting agent, if gravity is the transporting agent, अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपके पास ग्रेविटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा when the soils are, when the soils are transported by the action of gravity, by the action of gravity, और एक ही बात है, और बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, गुरुत्वाकर्षण बल, बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, then they are known as कॉल्यूवियल सॉइल। इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं कॉल्यूवियल सॉइल्स। कॉल्यूवियल सॉइल्स, इस तरह की सॉइल्स को हम बोलते हैं कॉल्यूवियल सॉइल्स, ठीक है। तो कॉल्यूवियल सॉइल्स का मतलब क्या होता है? ये वो सॉइल्स होती हैं जो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, उसको बोलते हैं हम कॉल्यूवियल सॉइल्स। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास, कॉल्यूवियल सॉइल्स का एग्जाम्पल होता है टालुस। टालुस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल्यूवियल सॉइल। मतलब टालुस वो सॉइल है जो ग्रेविटी की वजह से आपके पास फॉर्म हुई है, डिपॉजिट हुई है, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये भी आपका सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशंस आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर एग्जांपल ग्लेशियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आपके पास है ग्लेशियल डिपॉजिट्स। देखो चार तरह की बातें हमने कर ली हैं सर। पहली हमने बात कर ली पानी की वजह से किस किस तरह, बिल्कुल सही है गौतम, कॉल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। पहली बात हमने पानी की वजह से कर लिया। दूसरी की बात हमने एयर की वजह से कर ली कि एयर की वजह से कौन कौन सी तरह की सॉइल्स होती हैं। तीसरी बात हमने कर ली किसकी वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से होती हैं, उसको बोलते हैं टालुस। टालुस आपके पास होती है एक तरह की कॉल्यूवियल सॉइल। अब बात करते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स की। क्या होता है ग्लेशियल डिपॉजिट और ग्लेशियल की वजह से किस तरह से डिपॉजिट हो रहा है इसकी बात करते हैं, ठीक है। ग्लेशियल की वजह से किस तरह के आपका डिपॉजिट होगा उसकी बात करेंगे, और कौन कौन से ग्लेशियल के टाइप्स हैं, कैसे कैसे डिपॉजिट होता है। देखो अगर आपके पास कोई भी मिट्टी, कोई भी सॉइल जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मान लो कि कोई सॉइल आपके पास पानी से बह के आ रही है। मान लिया कि पानी बह रहा है तो कोई सॉइल होगी, सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो उस पानी के साथ आ रहे होंगे, वो पानी के साथ आ गए। अब वो पानी क्या हो गया, अब वहां पे आपके पास क्या हुआ, वहां पे आपके पास टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर जब आपके पास बहुत डाउन हो गया तब वो जो पानी है वो वहां पे जम गया। पानी जब जम जाएगा, अब पानी के अंदर सॉइल पार्टिकल तो पहले से ही है, पानी के अंदर सॉइल पार्टिकल, अब पानी जम गया है तो क्या बन गया, आइस बन गया है। अब क्या हुआ, अब वो आइस बन गया है, अब आइस का पूरा टीला बन चुका है आपके पास, आइस का पूरा आपके पास टीला बन चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब वो अगर टीला अगर मेल्ट करता है तो आइस पूरा पानी में कन्वर्ट हुआ नहीं है, आइस और पानी के मतलब आइस धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। अब वो मेल्टेड फॉर्म के अंदर जब आइस सॉइल को, उस सॉइल सेडिमेंट को जो उसके अंदर पड़ा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तब इस तरह के डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स की वजह से जो सॉइल हुआ, दैट इज नोन एज योर ग्लेशियल डिपॉजिट्स। इसका मतलब है कि when the soils, when
द सॉइल्स आर when the soils are transported by when the soils are transported by the melting glaciers when the soils are transported by the melting glaciers जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होंगे धीरे धीरे, तब वो क्या होंगे, पूरा पानी नहीं बना है, हल्का मेल्ट हुआ है, हल्का मेल्ट हुआ है, तब वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं तो उसके अंदर की सॉइल को उठा के ले जा रहे हैं दूसरी जगह पर, दूसरे ले जाके डिपॉजिट कर दिया, तब उसको मैंने बोल दिया ग्लेशियल डिपॉजिट्स. तो व्हेन द सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स देन these are known as ग्लेशियल डिपॉजिट्स. तब हम इसको बोल देंगे सर, तब हम इसको बोल देंगे कि ये हो जाते हैं हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड दीज आर नोन एज ग्लेशियल डिपॉजिट्स. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल है हमारे पास, एक होता है टिल ड्रिफ्ट एंड आउटवॉश. ये इसके एग्जांपल है. टिल, ड्रिफ्ट एंड आउटवॉश आर द एग्जांपल. टिल, ड्रिफ्ट एंड आउटवॉश आर द एग्जांपल ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स. यहां तक की तो बात ठीक है सर, यहां तक की तो बात ठीक है, लेकिन इसको और तरीके से समझते हैं और क्या बेटर वे में समझ सकते हैं. देखो यहां पर किस तरह से इसको और बेटर वे में समझ पाओगे. यहां तक देखो कि मैंने मान लिया कि ये आपके पास सरफेस था इस तरीके से, दिस इज द सरफेस, ठीक है. देखो अब्दुल रहमान, डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट एंड टिल. अब्दुल रहमान देखो बेटा क्या है, अभी मैंने आपको बताया, बोला है ना, ये बात बोली मैंने आपको कि मुझे पता चल गया है कि आपने पढ़ लिया है सॉइल, मुझे पता है कि आपने सॉइल पढ़ लिया है. तो मेरा आपके सजेशन है एक जेन्युइन मेंटर की तरह, क्योंकि देखो मैंने बेटा बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, मुझे आइडिया है चीज़ों का, है ना, मुझे आपके समय की कीमत भी पता है. तो अगर आपने सॉइल पढ़ लिया है पहले से और अच्छे से पढ़ा होगा, नो डाउट, जहां से पढ़ा होगा कोई बात नहीं, आपने भरोसा करके ही पढ़ा होगा, ठीक है. अगर आपने सॉइल पढ़ लिया है पहले से और आपको सब कुछ आता ही है, तो यहां पर 3 घंटे वेस्ट करने का मुझे कोई सेंस समझ नहीं आता, ठीक है. अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपके परिवार में उतनी जरूरत है एक सरकारी नौकरी की, और आप पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है आपके पेरेंट्स के द्वारा कि आपको इतना समय दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको सीरियसली, अगर आपको सब कुछ आता है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट आता है, मैं मना नहीं करता हूं, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, अगर आपको आता है तो समय वेस्ट मत करो, क्लास मत अटेंड करो, समय वेस्ट मत करो, चिल करो, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको नहीं आते. लेकिन अगर आपको नहीं आता है, सिंसियरली समझना है, कुछ अच्छे तरीके से समझना है, तो क्लास ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से. अभी तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ, अभी तो मैंने बात ही नहीं बताई, मैं बता ही रहा हूँ चीज़ों को, और आप कह रहे हो सर डिफरेंस क्या होता है ड्रिफ्ट और टिल के बीच में. अभी आ रही चीज़ें, डोंट वरी, सब चीज़ें आ रही. पहले टॉपिक को खत्म होने दिया करो, उसके बाद डाउट्स आते हैं. डाउट्स आए कैसे, डाउट्स बने कैसे, जब मैंने बताया नहीं वर्ड. अभी जैसे पहले भी किसी ने पूछा था, जब वो वर्ड ही नहीं बताया तो डाउट कैसे जनरेट हो गया. पहले समझो, पढ़ो, उसके बाद डाउट जनरेट करो, तब मजा आएगा. पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, है ना, पढ़ने पढ़ाने जब मजा आएगा चीजों को. तो ये सब चीजें देखो, आराम से समझो, धीरे धीरे बैठ के. मैं पढ़ाने आया हूँ, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाने आया हूँ, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. 76वां बैच चल रहा है मेरा, और बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, लास्ट तक पढ़ोगे, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. लेकिन एक ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है ना. तब देखो, समझो इस ध्यान समझो इस चीज को. सब आपका टिल क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, बिना समझाए तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ये तो मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है ना. तो ध्यान समझो इस चीज को. अब देखो क्या होता है, ये मान लो सरफेस है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस, ठीक है. अब मुझे ये बता देना, क्या नाम था उनका, अब्दुल रहमान. हाँ, मुझे बता दो एक बार, जब तक मैं बाकी सबको बता रहा हूं, आपने तो पढ़ ही लिया है, तो आप मुझे बताओ जल्दी से, आप मुझे बताओ टर्मिनल मोरेन क्या होता है. टर्मिनल मोरेन क्या होता है ये मुझे बता दो जल्दी से, डेफिनेशन लिख के बताओ जल्दी से. तो आपको मैं बिजी रखता हूं, बाकी को तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है. तो देखो ये ग्राउंड सरफेस आपके पास है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस आपके पास है. अब इस ग्राउंड सरफेस में देखोगे, तो ग्राउंड सरफेस में देखो, ये मैं कह रहा हूं ये ग्लेशियल डिपॉजिट है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कुछ ग्लेशियल डिपॉजिट है. ध्यान से समझना, चीजों को समझ जाओगे. तो यहां ग्लेशियल डिपॉजिट अगर है, तो देखो ये जो चीज आपके पास आ रही है, मतलब ये जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, इस पोर्शन को मैं बोलता हूं, अब्दुल रहमान जल्दी से बताओ बेटा ध्यान से, ग्राउंड मोरेन और टर्मिनल मोरेन क्या होता है बताओ, ठीक है. तो ये आपके पास ये इस तरह से होता है. तो दिस इज नोन एज योर ग्राउंड मोरेन, दिस इज नोन एज योर ग्राउंड मोरेन.
इसको बोलते हैं ग्राउंड मोरेन। दिस इज नोन एज योर ग्राउंड मोरेन। ठीक है, ये ग्राउंड मोरेन है, दिस इज नोन एज योर ग्राउंड मोरेन। और यहां पर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास इकट्ठा हो जाएगा आउट वॉश। आउट वॉश, अब ये जो इकट्ठा हुआ है यहां पर, ये जो इकट्ठा हुआ है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। इसको बोलते हैं, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया अब्दुल, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, बताओ क्या होता है टर्मिनल मोरेन। डेफिनेशन लिखो बेटा एक बार जल्दी से। टर्मिनल मोरेन ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो देखो ग्राउंड मोरेन, आउट वॉश, टर्मिनल मोरेन। ठीक है, तो ये आपके पास तीन टर्म होती है इधर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके पास तीन टर्म होती है। अब इन तीन टर्म्स को थोड़ा ध्यान समझना होता क्या है, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कहीं नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने। ये कौन कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किस तरह से पढ़ा, सब पता है, बहुत टाइम से हम लोग इसमें। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान सुनो, क्लास के बाद पूछ लिया करो सर ये इसमें एडिशनल और क्या हो सकता है। ठीक है ना, और जो जो इंपॉर्टेंट है सब लिखवा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब देखो यहां पर ग्राउंड मोरेन का मतलब है जब आपके पास ग्लेशियल डिपॉजिट होता है, तो ग्लेशियल डिपॉजिट जब यहां पर आपके पास देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि जब आपका ग्लेशियल्स मेल्ट हुआ, जब ग्लेशियल्स मेल्ट हुआ तब सॉइल को अपनी ही जगह पर, तब सॉइल को अपनी ही जगह पर, अपनी ही लोकेशन पर डिपॉजिट कर देगा, तब ये जो लोकेशन कहलाएगी, इस लोकेशन को बोलते हैं ग्राउंड मोरेन। इट इज द प्लेस at which the melted ice या melted glaciers are depositing the soil, are depositing the soil at the location only। उसी लोकेशन पर जब डिपॉजिट करते हैं तब उसको बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं ग्राउंड मोरेन, उस लोकेशन को बोलते हैं ग्राउंड मोरेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ग्राउंड मोरेन पर जो सॉइल डिपॉजिट होती है उस सॉइल को बोला जाता है टिल, उस सॉइल को बोला जाता है टिल। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया सर टिल का मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया है सर कि टिल का मतलब क्या है। टिल का मतलब है कि जब आपके पास ग्लेशियल डिपॉजिट मेल्ट होके अपनी ही जगह पर, उसी लोकेशन पर सॉइल को डिपॉजिट कर देगा, तब उसको मैं बोलूंगा टिल। मतलब समझ में आ गया, उसको बोलेंगे टिल। इसका मतलब यहां पर आपके पास जो सॉइल का डिपॉजिट होगा, ये जो सॉइल डिपॉजिटेड है ये आपके पास टिल हो जाएगी, ये टिल सॉइल यहां डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर है, उस लोकेशन को ग्राउंड मोरेन बोला और यहां सॉइल आपके पास डिपॉजिट हो गई टिल। फर्दर क्या होगा कि जब ये डिपॉजिट होकर यहां से मूव किया, फॉर एग्जांपल फर्दर क्या होगा, ये आगे मूव करेगा किसी भी वजह से, आगे मूव करके इसने क्या किया, इस तरह का टीला बना लिया, डिपॉजिट होते होते इस तरह का टीला बना लिया। और ये जो पॉइंट या लोकेशन है जो कि बाय द डिपोजिशन ऑफ, बाय द ड्रिफ्टिंग एक्शन या डिपोजिशन की वजह से आपके पास ग्लेशियल यहां से बढ़ के यहां आगे आ गया है और ये टीला बन गया है, इस लोकेशन को बोला जाता है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय द ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर के डिपॉजिट होते होते वो जो टीला बन जाएगा उसको बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। दैट इज नोन एज योर टर्मिनल मोरेन। और टर्मिनल मोरेन आपके पास आ गया। यहां से आप एक चीज और दिखा सकते हो कि सर कि अगर हमारे पास कोई सॉइल जो है इस ड्रिफ्टिंग एक्शन की वजह से, ड्रिफ्ट का मतलब सब समझते हो, बाइक वाइक चलाते हो बढ़िया तरीके से, जानदार ड्रिफ्ट मारते हो क्या ऐसे जबरदस्त तरीके से, तो ड्रिफ्ट जब मारोगे, ड्रिफ्टिंग एक्शन जो होता है, मतलब एक मूवमेंट दूसरे में ड्रिफ्ट कर गया, उस ड्रिफ्टिंग एक्शन की वजह से अगर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठी हो जाएगी तब उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये हो गया टिल और दूसरा हो गया ड्रिफ्ट। एक हो गया टिल और दूसरा हो गया ड्रिफ्ट। टिल का मतलब वहीं पर उसी जगह रुक गया, ड्रिफ्ट का मतलब थोड़ा आगे चला गया, ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्टिंग एक्शन से आगे चला गया, उसके बाद डिपॉजिट हो गया वहां पर, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। तो टिल और ड्रिफ्ट दोनों हो गए। और आउटवॉश क्या होता है सर, फिर आउटवॉश होता है कि जैसे ये टीला बना इस डिपॉजिट का, ये टीला बना इस डिपॉजिट का, तो ग्लेशियल्स के फ्रंट साइड में, मतलब ग्लेशियल का जो फेस होता है उस फेस के ऊपर ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, आपके पास हो सकता है अलग अलग वेदरिंग हो सकता है मेल्टिंग हो रही हो, तो यहां पर इसी फेस के ऊपर ही कुछ सॉइल डिपॉजिट हो जाती है इस तरह से। इस तरह के डिपॉजिट्स को बोलते हैं आउटवॉश। जो ग्लेशियल के ऊपर ही डिपॉजिट हो गए वहीं पर, उसको बोलते हैं आउटवॉश। ये सब मतलब होता है इन चीजों का, ठीक है, ये सब मतलब होता है। तो यहां से ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ग्राउंड मोरेन, सबसे पहले देखो ग्राउंड मोरेन क्या होता है। ग्राउंड मोरेन क्या होता है, ग्राउंड मोरेन व्हेन 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 when the glacier when the glaciers
आफ्टर मेल्टिंग, when the glaciers after melting deposits after melting deposits the soil deposits the soil at the initial location then the location is known as ग्राउंड मोरेन. तब उसको हम लोकेशन को बोलते हैं ग्राउंड मोरेन. लोकेशन इज नोन एज ग्राउंड मोरेन. और जनरली यहीं पर ग्राउंड मोरेन पर जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको बोलते हैं टिल. ठीक है, तो यहीं पर साथ साथ मैं लिखवा देता हूं टिल का मतलब क्या होता है कि these are the soils deposited at the place of initial, या फिर ऐसे बोल सकते हो, they are deposited at the initial location of the glacier, तो उस डिपॉजिट को बोला जाता है टिल. उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास आ जाएगा टर्मिनल मोरेन. मतलब जब आपके पास जो डिपॉजिट हुआ है वो जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है, when the glacial deposit forms a heave. अब ये आपको पता है क्या मतलब कह रहा हूं मैं इसका. जब एक हीव बना देता है, टीला बना देता है, forms a heave at a location away from the initial location, then this is known as टर्मिनल मोरेन. तब उसको हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन. तब ये हो जाता है टर्मिनल मोरेन. तो यहां से आप एक चीज और बता सकते हो कि ड्रिफ्ट क्या होता है. सर, ड्रिफ्ट होता है कि इट इज डिफाइंड एज, ये सब मैं समझा चुका हूं आपको, साथ साथ लिखते चले जाओ. इट इज डिफाइंड एज द ग्लेशियल डिपॉजिट या ग्लेशियर डिपॉजिट. इट इज डिफाइंड एज द ग्लेशियल डिपॉजिट या डिफाइंड एज द सॉइल लिख सकते हो उसको. क्या लिख सकते हो सर इसको? इट इज डिफाइंड एज द सॉइल deposited by drifting action of glaciers. Drifting action of glaciers, ये ज्यादा बेटर रहेगा. ड्रिफ्टिंग एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट. और लास्ट आपके पास हो जाएगा दैट इज आउटवॉश. सर, आउटवॉश क्या होता है? आउटवॉश होता है when the soils are deposited, जब आपके पास soil deposit हो जाए. कहां पर? when the soils are deposited on the front side of glacier. front side of glacier के ऊपर ही, on the front side of glaciers, then it is known as outwash. outwash. तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं आउटवॉश. तब ये कहलाता है आपके पास आउटवॉश. तो आई थिंक ये सारे जो मतलब हैं ये अब समझ में आ गए होंगे कि सर ग्राउंड मोरेन क्या है, टिल क्या है, टर्मिनल मोरेन क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, आउटवॉश क्या है. बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर, जल्दी से बताओ. ड्रिफ्टिंग एक्शन एक बार रिपीट कर दो. देखो ड्रिफ्टिंग एक्शन के क्या होता है? के देखो ड्रिफ्टिंग एक्शन क्या होता है. ये मान लो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहां पे हुआ,
अब ये ग्लेशियर ने क्या किया, किसका ग्लेशियर है, आगे चला गया क्या, ग्लेशियर यहाँ चला गया, ड्रिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है यहाँ से, क्लियर है, इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग एक्शन, दिस इज नोन एज ड्रिफ्टिंग एक्शन। बाइक वगैरह चलाई होगी के कभी बाइक चलाई, साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी, ड्रिफ्ट किया होगा साइकिल, पीछे वाले चक्के को आगे ब्रेक मारा, पीछे चक्के को ड्रिफ्ट किया ऐसे, तो दैट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग, दैट इज नोन एज ड्रिफ्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर आपके ड्रिफ्ट कर रहा है। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है, चलो ठीक है फिर। क्लियर, ओके, बहुत ही बढ़िया। टाइम हो गया क्या, 9:44, ओके, क्लियर सर, क्लियर, टाइम हो गया, ठीक है। कैसी लगी क्लास, जल्दी बताना। सर ग्लेशियर आफ्टर मेल्टिंग समझ नहीं आया, सॉइल फॉर्म कैसे हुआ वहां और वहीं रुक गया कैसे, जब ग्लेशियर, सर ग्लेशियर आफ्टर मेल्टिंग समझ नहीं आया। अरे जब ग्लेशियर है, बर्फ का एक टीला है, बर्फ का एक टीला है, वो थोड़ा मेल्ट हो रहा है, वो थोड़ा मेल्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ सॉइल के सेडिमेंट्स हैं, वो जो सॉइल के सेडिमेंट हैं वो वहां से मूव करके क्या जा रहे हैं, वो लाइफ में मूव, वो आपके पास मूव करके थोड़ा आगे जा रहे हैं, मूव करके थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां सॉइल को डिपॉजिट करेंगे ग्लेशियल के फॉर्म में ही, तो उसको कह देंगे ग्लेशियल डिपॉजिट, क्लियर है, वो कह देंगे ग्लेशियल डिपॉजिट। चलो ठीक है, बिल्कुल, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर से इसको आगे रिवाइज करके आना आप लोग, ठीक है, इन चीज़ों को रिवाइज करके आना, वापस से पढ़ के आना बढ़िया तरीके से। थर्ड क्लास 3.5 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी। कल मैं आपको बता दूंगा, मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं इस चीज को लेके बातचीत करेंगे कि ब्रेक ब्रेक का मतलब नहीं है, सॉइल को धुएंधार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से सॉइल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के साथ, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलना चाहिए, उस लेवल पे पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स को। और क्योंकि क्योंकि जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको मैं चाहता हूं कि सारा का सारा कंटेंट बढ़िया तरीके से आप तक पहुंचे, फुल कंटेंट आप तक पहुंचे, इसलिए ब्रेक ब्रेक का सिचुएशन रखेंगे। एग्जाम बहुत पास आ गया है, पूरे जोश के साथ हमें पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। शुरू क्लास 6 बजे होगी, खत्म मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। पाठक सर जैसे बोले थे एकदम वैसे ही हैं, अरे पाठक सर भी जबरदस्त हैं, पाठक सर भी बढ़िया है, बिल्कुल। सर पुराने नोट हैं फिर बनाना जरूरी है क्या, पुराने नोट्स हैं फिर बनाना जरूरी है क्या, गौतम को डेबू हलदार, ठीक है। देखो नोट्स बेटा क्या है कि नोट्स फिर से बनाओ, एक बार मेरी बात मानो, मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है, एक बार भरोसा रखो कि नोट्स फिर से बनाओ बढ़िया तरीके से। शुरू किया है सॉइल को, जहां तक खत्म हो वहां तक चलते जाओ सॉइल के साथ, ठीक है, फिर नोट्स बनाओ, फिर जहां से आपने पढ़ा है दोनों को नोट्स को कंपेयर कर लेना, फिर जो मर्जी आए जिंदगी में वो पढ़ना, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहता कि सर किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना, मैं नहीं बोलता किसी को, ठीक है ना। तो आप क्या करो, पहले नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, अच्छी बात है, कुछ मैंने जैसे पता चल रहा है पहली क्लास में पता चल रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, उनको रिवाइज करना चाहिए, कॉन्सेप्ट और सुधारने चाहिए, और भी बढ़िया बात है, वापस पढ़ो और अच्छा चीज है, अच्छी बात है। लेकिन क्या करो, नोट्स को सेपरेट हो, ऐसे मत करो कि पुराने वाले के नोट्स ले लिए हैं उसके नोट्स से बैठ रहे हो और यहां साथ साथ कंपेयर कर रहे हो, अरे इन्होंने ये करवाया, अरे ये नहीं करवाया, अरे ये बताया, अरे ये नहीं बताया, अरे ये सब मत करो यार, टाइम वेस्ट मत करो इस तरह से। कौन कौन कहां का क्या क्या पढ़ाता था मुझे पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक बार क्या करो, एक बार आप क्या करो, सारे नोट्स वापस से बनाओ, जो मैं लिखवा रहा हूं सारे नोट्स फिर से बनाओ, फिर क्या करना, लास्ट में बैठ के दोनों कंपेयर करना अपने हिसाब से, मुझे मत बताना कुछ भी, मुझे मत बोलना कुछ भी, ठीक है, ठीक, मुझे मत बताना कभी भी। तो आप क्या करना, दोनों को कंपेयर कर लेना, और जो आपको जिंदगी में बढ़िया लगे, अब मैं तो चाहता हूं सिलेक्शन हो, मैं ये नहीं चाहता सिर्फ मुझसे पढ़ के सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा बढ़िया है, मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होगे, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, बढ़िया तरीके से लास्ट तक करो, लास्ट तक करो बढ़िया। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे वो तो बच्चे बहुत बढ़िया है, आपका देखो कैसे मजा मजा आया था आपको, पूरे सब्जेक्ट में क्या मजा आएगा वो चीज पढ़ना बढ़िया तरीके से। जो फर्स्ट टाइमर है तो वो तो एकदम फ्रेश है, फ्रेश है तो सारे कॉन्सेप्ट शानदार चमकेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो पहले पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं, आप लास्ट में जा कंपेयर करना, अभी कंपेयर मत करो, लास्ट में जब लास्ट चैप्टर फाउंडेशन खत्म कर चुका हूँ मैं, ठीक है, जब फाउंडेशन सॉइल एक्सप्लोरेशन खत्म कर रहे होंगे तब कंपेयर कर लेना, जिससे भी करना है वहां पर देख लेना, बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, टिल देन
मिलते हैं वापस से कल। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग। बहुत ही बढ़िया। ये सब तो आप कर ही दोगे सोनू, ये सब तो आप कर देना। ये सब आपका फीडबैक वगैरह जो है वो सब आप देते रहना, जो भी है उससे अब ठीक है, सब चलता रहता है। ये तो हिम्मत आती है। बिल्कुल बिल्कुल मजेदार। कोई बिल्कुल देखो डाउन किसी को होने ही नहीं दूंगा मैं, टेंशन मत लो। सॉइल मैकेनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छे अच्छे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं। हम खत्म नहीं होंगे, लास्ट तक शुरू रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में कल वापस 6 बजे शाम को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।